राजवीर ने आरोही की ओर देखा तो पाया कि उसकी नजर उस पर ही टिकी हुई थी। वो जानता था कि अगर उसने उस सपने वाली लड़की के बारे में आरोही को बताया तो दिक्कत हो जाएगी। उसने बात को घुमाने के लिए कुछ सोचने लगा। राजवीर बताओ ना, किसकी बात कर रहे हो तुम? वो मुझे लगा जैसे किसी लड़की ने मुझे आवाज दी हो, शायद तुम्हारी आवाज होगी। गहरी नींद में होने की वजह से कुछ समझ नहीं आया। सो ओह हाँ, मैं तुम्हें बुला तो रही थी, तुम बड़बड़ा रहे थे शायद, इसलिए बाहर से आवाज दी थी मैंने। सॉरी, वो मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी गहरी नींद में हो। हाँ, वो शायद कोई बुरा सपना देखा था मैंने। कैसा सपना? छोड़ो ना, जो भी हो, क्या करना है सपने का। राजवीर ने बात टाली और आरोही को हक कर लिया। वैसे तुम क्यों आई थी यहाँ? वीर, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। विजय भैया की मौत के बाद ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ मौत का साया मंडरा रहा हो। पारू प्लीज मत सोचो ये सब। मानता हूँ तुम बहुत बुरा फील कर रही हो, लेकिन अभी हमें आगे का सोचना है। लेकिन कैसे वीर? वो भी पता चल जाएगा। अभी तो तुम बस बाहों में सिमट जाओ, मेरा बहुत मन है। उसने जैसे ही अपनी बाहें फैलाई, आरोही उसके गले से लिपट गई। राजवीर प्यार से उसका सिर सहलाने लगा। आरोही कुछ पल शांत रही और फिर वो राजवीर का चेहरा ताकने लगी। वीर, क्या हम सच में एक हो पाएंगे? क्या वो बुरी आत्मा हमें मिलने देगी? आरोही ने जैसे ही पूछा, राजवीर एक बार फिर से उसी सपने वाली लड़की के बारे में सोचने लगा। वो शिवा से कैसे बातें कर रही थी, कैसे वो सिर्फ किसी दूसरी लड़की के खत भेजने की वजह से ही परेशान हो गई थी। वो उसे सब कुछ सौंप देना चाहती थी, यहाँ तक कि वो उसे किसी और का नहीं होने देना चाहती थी। जैसे ही उसके दिमाग में ये बात आई, वो चौंक गया। कहीं ठाकुरों का उस लड़की से तो कोई कनेक्शन नहीं था। उसने बोला भी तो था कि सूरजभान सिंह की उस पर बुरी नजर है, पर फिर कल्कि की क्या कहानी है? वो शिवा कौन है? वो मन ही मन सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की मेरे ही सपने में क्यों आती है? क्या इस ओम के सिंबल की वजह से? कहीं वो सपने के थ्रू मुझे कोई हिंट तो नहीं दे रही? पर क्या उस दिन उसने गांव को बर्बाद करने की बात कही और अगले दिन कल्कि ने विजय को मार दिया? तो क्या वो लड़की ही कल्कि? नहीं, वो कल्कि नहीं हो सकती। वो शिवा को चाहती है और कल्कि तो मुझे मार देना चाहती है। आखिर उसे मुझे मार देने से या फिर मेरे साथ संभोग करने से उसका क्या फायदा? वो बेचैन हो रहा था। अजीब से ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। वहीं आरोही उसका चेहरा और उसके इमोशंस को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसे लगा शायद राजवीर भी इन सब चीजों की वजह से अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हो गया है, इसलिए वो चुपचाप बिना कुछ कहे उसके सीने से ही लगी रही। इधर राजवीर के मन में कुछ और ही चल रहा था। तो क्या मुझे और आरोही को एक होने से रोकने वाली आत्मा कल्कि है? कल्कि मुझे ही क्यों पसंद करती है? अघोरी बाबा ने मुझे ये तो बताया कि उस ओम के सिंबल की वजह से कल्कि मुझसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील करती है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे सीने पर मौजूद ओम सिंबल का कल्कि फायदा उठाना चाहती हो? राजवीर अपने ही सवालों में उलझ सा गया था। ना तो उसे कल्कि के बारे में सब पता था, ना उस लड़की की कोई खबर थी और ना ही शिवा की। यहाँ तक कि वो अपने अस्तित्व को लेकर भी उलझा हुआ था। क्यों उसे शिवा और वो लड़की अपने से लगते हैं? क्यों उसकी किस्मत उसे यहाँ खींच लाई थी? वो ये भी नहीं जानता था। मुझे इन सब सवालों के जवाब जानने होंगे, वरना सवाल मुझे जीने नहीं देंगे। पर इनका आंसर कौन देगा मुझे? अघोरी बाबा या सूरजभान सिंह? पर ऐसा लगता है जैसे लोग तो खुद ही मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। कुछ तो है जो हम सबकी नजरों से छिपा हुआ है और उसे बाहर आना जरूरी है, पर कैसे? वो इन सवालों की तह तक जाने के बारे में ही सोच रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौन था। कहीं वो रूही तो उस लड़की के रूप में मेरे सपने में आकर मुझे आरोही से दूर करने की कोशिश तो नहीं कर रही, ताकि मैं बस उसमें ही उलझा रहूं और आरोही पर ध्यान ही ना दूं। और ऐसा हुआ भी है, मैं सोचता रहता हूं उसके बारे में, पर फिर वो शिवा का नाम मेरे कानों में गूंजना, सूरज अंकल और भूरा से कुश्ती करना, वो सब। उसने परेशान होकर अपनी आंखें भींच ली। वो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था, पर एक सवाल का जवाब खोजने का तरीका उसके पास था। मुझे रिस्क लेना होगा, मुझे आरोही के करीब जाना होगा, ताकि उस रूह के बारे में कुछ कंफर्म हो सके। अगर मैं आरोही के करीब जाऊंगा तो उस रूह को गुस्सा आएगा, लेकिन क्या आरोही इसके लिए तैयार होगी? ये सोचते हुए राजवीर ने अपने सीने से लगी हुई आरोही की ओर देखा, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। अभी तो उसके भाई की मौत हुई है, क्या ये इतनी जल्दी मान जाएगी? बट आई हैव टू ट्राई। मुझे आरोही से नजदीकी बढ़ानी होगी, क्योंकि वो रूह हमारे बीच की दूरी का ही फायदा उठाएगी। वो तो खुश हो रही होगी और ये मुझे नहीं होने देना है। वो आरोही को देखते हुए सोच रहा था। वहीं आरोही इन सब बातों से पूरी तरह से अनजान थी। मुझे अपने प्यार से आरोही को नॉर्मल करना होगा, उसकी फीलिंग्स को जगाना होगा, तभी वो मेरे साथ फिजिकल होने के लिए तैयार होगी। और फिर शायद वो रूह गुस्से में कोई ऐसा कदम उठाए जिससे मुझे इस चीज का पता चल जाए कि वो रूह कल्कि है या नहीं, और ये भी है कि मेरा और कल्कि का कोई कनेक्शन है या नहीं। राजवीर ने अब ये डिसाइड कर लिया था कि वो आरोही के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएगा। हालांकि वो इसमें कामयाब होगा या नहीं ये वो नहीं जानता था। तभी आरोही ने अपनी आंखें खोली। वो अभी राजवीर को कुछ सोचते हुए देख परेशान हो गई थी। वीर, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं आरो। वो हल्के से मुस्कुरा दिया तो आरोही ने भी फीकी सी मुस्कान दी। आरो, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ सो सकती हो? मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, शायद तुम्हारी बाहों में आ जाए। ओके। इसके बाद राजवीर ने उसे गोद में उठाकर अपने बिस्तर पर लेटाया। फिर उसने हल्के से उसके माथे को चूमा और फिर कसकर गले लगा लिया। वो प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। वहीं आरोही को भी इतने दिनों बाद राजवीर से ऐसे प्यार मिलने पर अच्छा लग रहा था। आरो, आई एम सॉरी। क्या हुआ? सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इतने दिनों में जो भी हुआ उसमें मैंने हमारे रिश्ते को पीछे छोड़ दिया था, पर अब मैं फिर से अपने प्यार को जगाऊंगा। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे साथ एक होना चाहता हूँ। मैं यूं तुम्हें खुद से दूर नहीं देख सकता। मैं भी। तुम कुछ दिनों के लिए मुझसे नाराज हुए थे और मैं तड़प उठी थी, इसलिए अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। मुझे भी तुम्हारा होना है वीर। लेकिन वो रूह। अचानक से आरोही बोलते हुए रुक गई। उसके चेहरे पर दिल्ली में जो चीजें हुई थी उसे याद करके टेंशन नजर आने लगी थी। कोई लेकिन नहीं, वो रूह हम दोनों को अलग नहीं कर सकती, हम एक होकर रहेंगे। राजवीर ने प्यार से उसे चूम लिया, जिसके बाद राजवीर ने उसे एक बार फिर कस के गले लगा लिया। उसकी इस हरकत से आरोही की सांसें तेज हो गई थी। राजवीर को आरोही की तरफ से पॉजिटिव साइंस मिल रहे थे। यही वजह थी कि उसने उसकी गर्दन पर किस किया, जिससे आरोही हल्की सी एक्साइटेड हो गई। इधर राजवीर की इस हरकत से बाहर अचानक से मौसम खराब होने लगा था, जिसकी उन दोनों को कोई खबर नहीं थी। कहीं राजवीर का ये डिसीजन उसे मुसीबत में तो नहीं डालने वाला था। राजवीर और आरोही बिस्तर पर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। दुनिया जहां से अनजान, वो अपने प्यार को आगे बढ़ाने की कोशिश में थे। वहीं एक काला साया खिड़की के बाहर से उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में तेज चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहद गुस्से में हो। उसके वहां होने के बारे में राजवीर या आरोही दोनों में से किसी को भी कोई एहसास नहीं था। आरोही की गर्दन पर राजवीर ने जब एक और किस किया तो वो और ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। जिसके बाद राजवीर ने जैसे ही अपने हाथ को आरोही के पेट पर रखा, उसने अपने पैरों से उसे जकड़ लिया। ओह राजवीर, प्लीज मेरे हो जाओ, मुझे एक होना है, अब मुझे और दूरी नहीं चाहिए। मुझे भी। आई लव यू, आई रियली लव यू आरो। आरोही अब उसकी बाहों में पिघल रही थी। अगले ही पल वो आरोही के होठों पर किस करने के लिए बढ़ा ही था कि तभी उसकी नजर रूम की खिड़की पर पड़ गई। हल्की रोशनी में उसे एक जाना पहचाना दुपट्टा लहराता हुआ दिखाई दिया। वो दुपट्टा नीचे गिर रहा था। ये देखते ही राजवीर चौंक गया। उसने झटके से आरोही को खुद से अलग कर दिया। राजवीर, पर राजवीर बिना देर किए उठ खड़ा हुआ और रूम का दरवाजा खोलने लगा। वीर, कहाँ जा रहे हो? व्हाट हैपेंड वीर?
आरोही भी उसे आवाज देती हुई उठ बैठी। तब तक राजवीर ने दरवाजा खोल लिया था। अगले ही पल वो तेजी से कमरे के बाहर निकल गया। उसे हड़बड़ी में बाहर जाते देख आरोही भी उसके पीछे लपकी। वहीं राजवीर तेजी से भागता हुआ सीढ़ियों से छत की ओर बढ़ा और आरोही कमरे के बाहर उसे हैरान परेशान से खड़ी देख रही थी। इसे क्या हुआ अचानक? कहाँ जा रहा है? मुझे देखना चाहिए। वो भी उसके पीछे दौड़ी। इधर राजवीर हांफते हुए छत पर पहुंच गया था। उसने सामने देखा तो एक औरत छत के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी। उसे देखते ही राजवीर की आंखें बड़ी हो गईं। वो तेजी से उसकी ओर भागा। तब तक आरोही भी छत पर आ चुकी थी। उस औरत ने नीचे कूदने के लिए पैर आगे बढ़ाए ही थे, लेकिन तब तक राजवीर ने उछलकर उसे अपनी बाहों में ले लिया और छत की तरफ ले गए। वीर! अगले ही पल वो दौड़कर दोनों के पास गई तो वो बुरी तरह से चौंक गई। रूपा भाभी, आप ये क्या कर रही थी? पागल हो गई हो क्या आप? हाँ, मैं हो गई हूँ पागल। मैं नहीं जीना चाहती राजवीर। विजय के बिना मैं नहीं रह सकती। अगले ही पल वो फूट फूट कर रोने लगी। उनकी बात सुनकर आरोही हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विजय भैया के बिना आप नहीं जी सकती? मतलब? आरोही को कुछ समझ नहीं आया, जिसके बाद राजवीर ने उसे विजय और रूपा के रिश्ते के बारे में सब बता दिया। यही वजह है कि वो पूरी तरह से टूट चुकी है आरू। शायद इसलिए वो तुमने मुझे रोका ही क्यों राजवीर? मुझे भी मर जाने देते। कम से कम मरकर तो मैं विजय को पा लेती। ये सब सुनकर आरोही भी इमोशनल हो गई। वो रूपा के पास बैठ गई और उसे अपने गले से लगा लिया। ऐसे मत बोलिए भाभी, ये कहने की बातें हैं। भला मर के भी किसी को कुछ हासिल होता है क्या? तो और क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? अब कौन सा सहारा बचा है मेरा? कहीं नहीं जाएंगी आप, यही रहेंगी हम सबके साथ। मुझे नहीं पता था कि आप और विजय भैया के बीच क्या था, पर मैं आपकी फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकती हूँ भाभी। वो बोलते बोलते राजवीर की ओर देखने लगी। तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकती आरू। अच्छा, यू नो राजवीर, मुझसे जरा सा भी दूर होता है तो मैं डर जाती हूँ। मैं सब समझती हूँ, किसी अपने को खोने का गम क्या होता है। विजय भैया मेरे भी तो भाई थे, लेकिन भाभी कुछ नहीं हो सकता, वो वापस थोड़ी ही ना आ जाएंगे। आपको खुद को संभालना ही होगा। प्लीज शांत हो जाइए। विजय भैया भी तो आपको ऐसे नहीं देखना चाहते होंगे ना, तो उनके लिए हमें साथ रहना होगा और साथ में इन हालातों से लड़ना होगा। प्लीज चुप हो जाइए। वो रूपा की पीठ सहलाते हुए उसे सांत्वना दे रही थी। इतने समय तक रूपा ने अपने दुख को दबा कर रखा था, जिससे आरोही को भी नहीं पता था कि वो किस सिचुएशन से गुजर रही है। पर अब उसे दुख हो रहा था कि उसने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। वहीं राजवीर की मुट्ठियां गुस्से से भींच गई थीं। भाभी प्लीज, मैं नहीं चाहता कि हम इस घर का कोई भी सदस्य मौत के मुंह में जाए, वो भी उस कल की वजह से। प्लीज आप अपने दिमाग से ये सब निकाल दीजिए। आई नो कि आप बहुत दुखी हैं, बट ट्रस्ट मी, मैं उसे खत्म कर दूंगा। तुम उसे खत्म कर भी दोगे तो क्या होगा राजवीर? कैसे मेरा विजय वापस आ जाएगा? भाभी, आपने जो खोया है मैं उसे तो नहीं ला सकता, लेकिन कोई और रूपा अपने विजय को ना खोए, इसलिए मैं उसे खत्म कर देना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे आप सब हिम्मत दोगे तभी मैं काम कर सकूंगा। वीर ठीक कह रहा है भाभी, हमें ही एक दूसरे का सहारा बनना होगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ भाभी। खैर अभी ये सब बातें छोड़िए और चलिए यहाँ से। कहीं पापा को इसके बारे में पता चल गया तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। इसके बाद उसने रूपा को उठाया। वो दोनों रूपा को उसके रूम में लेकर आई। उन्होंने उसे काफी समझाया बुझाया और सुला दिया। इसके बाद आरोही वापस राजवीर के साथ उसके रूम में आ गई। आरोही को उसे लेकर बहुत अच्छा लग रहा था। आज अगर वो नहीं होता तो शायद रूपा भाभी भी ना रहती। राजवीर थैंक यू सो मच, तुमने हमारी फैमिली के लिए सच में बहुत कुछ किया है और आज फिर तुमने हमारे घर के एक इंसान को बचा लिया। पर हमेशा तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना आरोही। ये सब रोकने के लिए हमें बहुत जल्द कल को खत्म करना होगा, नहीं तो फिर शायद हमें सभी को खोना पड़ सकता है और वो मैं नहीं चाहता। पर अघोरी बाबा ने प्लान बताया तो है ना तुम्हें, उसे खत्म करेगा तो इतना क्यों सोच रहे हो? आई नो ये मुश्किल होगा, बट मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कर लोगे। आरोही प्यार से बोली और उसके गले लग गई। वहीं राजवीर को याद आ रहा था कि कैसे उसने आरोही से उस प्लान को लेकर झूठ बोला था। ये याद आते ही उसे गिल्ट फील होने लगा। वो उसे कुछ भी छिपाना नहीं चाह रहा था। यही वजह थी कि वो सोचने लगा कि क्या उसे प्लान की सारी सच्चाई आरोही को बता देनी चाहिए। हालांकि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर उसने आरोही को उस प्लान की सच्चाई बताई तो उसका रिएक्शन कैसे होगा। क्या आरोही उसे कल्कि के साथ संभोग का नाटक करने की इजाजत देगी? राजवीर सोच में पड़ गया था कि वो अघोरी बाबा का असली प्लान आरोही को बताए या नहीं। उसने आरोही की तरफ देखा। वो उस पर बहुत ट्रस्ट करती थी। यही वजह थी कि उसे अजीब लग रहा था। आरोही, आई एम रियली सॉरी यार। उसने उसके हाथों को अपने हाथों में धीरे से लिया। क्या हुआ? मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात छिपाई यार, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। कैसी बात? वो एक्चुअली बात ये है कि अघोरी बाबा ने कुछ और प्लान बताया था मुझे, पर मैंने तुम्हें बताया नहीं था। इसके बाद उसने सारा प्लान सच सच आरोही को बता दिया जो अघोरी ने उसे बताया था। उसकी बात सुनकर आरोही की आंखें हैरत और डर से फैल गई थी। आर यू क्रेजी? तुम ये बातें कर रहे हो यार? संभोग एंड ऑल, तुम ये कैसे बोल सकते हो? सॉरी यार, बट यही सच है। मुझे कुछ मंत्रों को बोलते हुए कल को इनवाइट करना है, उसके बाद मुझे ही उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। राजवीर ने बताया तो आरोही टेंशन में आ गई। उसने तुरंत राजवीर का हाथ पकड़ लिया। राजवीर प्लीज, मुझे सुनने में ही इतना डर लग रहा है। आई मीन कल्कि के साथ वो सब ये कैसे हो पाएगा? वो कितनी भयानक है, तुम कैसे उसके साथ? आई कांट बिलीव दिस। उसे परेशान देखकर राजवीर ने उसे गले लगा लिया। उसने उसके गाल पर किस किया। आरोही, एक तुम ही हो जो मुझे इसके लिए अलाउ करके कल को हमेशा के लिए खत्म करवा सकती हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं उसके साथ वैसा कुछ भी नहीं करूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड। मैं समझ रही हूँ वीर, आई ट्रस्ट यू, लेकिन तुम ही बताओ, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम मुझे इस खतरे में भेज देते? नहीं ना, तो मैं कैसे जाने दूं? बट ये नाटक बहुत जरूरी है, वरना रूपा भाभी जैसी जाने कितनी लड़कियों को अपना प्यार खोना पड़ेगा, और हम भी कैसे आगे बढ़ पाएंगे? वो तो हर प्यार करने वाले की दुश्मन बन चुकी है, तो क्या हमें ऐसे ही छोड़ देगी? नहीं ना। पर राजवीर, आरू, हमें दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे बेटर एंड सिक्योर फ्यूचर के लिए आज हमें ये रिस्क उठाना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी खुलकर जीना चाहता हूँ, ऐसे डर कर नहीं। राजवीर उसे हर तरह से मनाने की कोशिश कर रहा था। तुम जानते हो ना कि ये मेरे लिए कितना मुश्किल है। आई नो एवरीथिंग, बट हम ऐसे नहीं बैठ सकते। तुम ही सोचो ना कि तुम्हें एक दिन के लिए मेरे सिर पर मौत को मंडराते देखना है या हर दिन। राजवीर, आरोही ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, जिसे राजवीर ने हटा दिया। तुम्हारी ना मानने से सच तो नहीं बदलेगा ना आरोही। कल की फर्स्ट चॉइस तो मर्द ही है ना, वो उन्हें ही मारती है, तो मुझे कैसे छोड़ देगी? वो बोला। आरोही के चेहरे पर उसके लिए फिक्र दिखाई दे रही थी, पर फिर उसने हाँ में सिर हिला दिया। ओके, अगर यही एक रास्ता है तो ठीक है, लेकिन मुझसे वादा करो कि अपना ध्यान रखोगे और वैसा कुछ भी नहीं करोगे। ओके, आई प्रॉमिस यू, मेरे प्यार पर सिर्फ तुम्हारा हक है। आरोही उसके गले लग गई। इधर दूसरी तरफ ठाकुर सूरजभान सिंह दारा और बाकी पहलवानों से मिलने के लिए आया हुआ था। माफ करना दारा, मेरी वजह से तुम्हें बेकार में इतनी परेशानी हो गई। अरे ठाकुर साहब, आप चिंता मत करो। बसंत पंचमी में अभी 2.5-3 महीने का वक्त बाकी है। मैं तब तक ठीक हो जाऊंगा। उससे पहले तो हमको कल्कि का इलाज करना है ना। हाँ, सही कह रहे हो। अभी कुश्ती प्रतियोगिता से भी बड़ी समस्या तो ये कल्कि है, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि ये कुश्ती हमारे लिए कितनी जरूरी है, और तुम इसमें हमारा ट्रम्प कार्ड हो। जी,
आखिर इस कुश्ती के लिए ही खास आपने मुझे हरियाणा से यहाँ बुलाया है? ऐसे ही नहीं बुला लिया है, तुम्हारी शादी करवानी पड़ी है अपने गांव में, वो भी ऐसे घर में जहाँ की इकलौती संतान लड़की हो। तभी तो तुम यहाँ रह रहे हो, और जमीन भी तो दी है मैंने तुम्हें, भूल गए? नहीं नहीं ठाकुर साहब, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा, सब आपकी ही मेहरबानी है, इसीलिए तो कहूँ सब आप मुझ पर छोड़ दो। दरअसल कुश्ती का नियम यही था कि लड़ने वाला पहलवान या तो दोनों गांवों के मूल निवासी होने चाहिए या उनका संबंध गांव से होना चाहिए। यही वजह थी कि ठाकुर को अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ऐसे पापड़ भी बेलने पड़ते थे। अचानक ठाकुर गंभीर हो गया। हाँ दारा, अब एक तुम ही तो हो जो सहारनपुर के किसी भी पहलवान को पटक नहीं दे सकते हो। तुम पर इतना पैसा ऐसे ही नहीं खर्च करता हूँ मैं। जी ठाकुर साहब, मैं सब जानता हूँ, आप चिंता न करो। सहारनपुर वाले इस बार भी नहीं जीतेंगे, न ही आपको उनके सामने झुकना पड़ेगा। कुंवर अधीरा, रुद्र और कुंवर विजय के ना होने से हम कमजोर जरूर हुए हैं, मगर सहारनपुर वालों से हम अभी भी बहुत मजबूत हैं। हाँ ये तो है, शिवा के जाने के बाद वहाँ कोई ऐसा बचा ही नहीं जो हमसे टक्कर ले सके। ठाकुर सूरजभान सिंह के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर गई थी। ठाकुर साहब तभी एक आदमी दौड़ता हुआ वहां आया। अरे यश, क्या हुआ? पागल सांड की तरह क्यों भागे आ रहे हो? ठाकुर साहब, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। क्या? बोलो, अपना दारा ही तो है। ठाकुर ने दारा की तरफ देखकर यश को बोलने का इशारा किया। जी, वो पता चला है कि नार्कोटिक्स वाले आपके अफीम के खेतों की जांच करने वाले हैं। उन्हें आपके बिजनेस को लेकर कुछ शक हो गया है ठाकुर साहब, इससे हमारी तस्करी के काम में दिक्कत हो सकती है। उसकी बात सुनकर ठाकुर परेशान हो गया। अब ये एक और समस्या आ गई। अरे आप परेशान ना हो ठाकुर साहब, इसका भी हल ढूंढ लेंगे कुछ। दारा ने समझाया, पर ठाकुर यश की बात से टेंशन में आ चुका था। इस वक्त हर ओर से उसके लिए कोई ना कोई मुसीबत मुंह फैलाई खड़ी थी। यही वजह थी कि एक पल के लिए तो उसका दिमाग काम करना ही बंद कर चुका था कि वो कैसे इन सबको पार कर पाएगा। रात का वक्त था। राजवीर सूरजभान सिंह और अघोरी के साथ एक कमरे में मौजूद था। उन्हें राजवीर ने ही बुलाया था। राजवीर ने दरवाजा बंद किया और उनकी तरफ बढ़ा। इस दौरान वो दोनों राजवीर का मुंह देख रहे थे। क्या हुआ राजवीर? तुमने अघोरी बाबा को क्यों बुलाया था, और तुम्हें हमसे अकेले में क्या बात करनी थी? वो दरअसल आरोही इस प्लान के लिए मान गई है। ये तो हमें पहले से ही पता है, वो तो मंदिर में ही मान गई थी ना। सूरजभान सिंह ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने बेकार में ही उसका वक्त बर्बाद किया हो। पहले मैंने आरोही को सब सच नहीं बताया था, मैंने सोचा था कि मौका देकर बता दूंगा, लेकिन अब मैं उसे सब बता चुका हूँ और वो तैयार है इसके लिए। उसकी बात पर जहाँ अघोरी खुश हो गया था, वहीं सूरजभान सिंह को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। हाँ, ये आज की युवा पीढ़ी, पता नहीं क्यों इन्हें औरतों का पल्लू पकड़कर ही चलना होता है। एक हम है जिसे अपने घर की औरतों की इजाजत लेना तो दूर, उन्हें बताते भी नहीं है कि क्या किया। जब झूठ बोल ही दिया था तो वही रहने देते, क्या जरूरत थी? खैर, उसकी बात पर राजवीर ने ठाकुर को घूर कर देखा। उसे पता नहीं क्यों शुरू से ही ये आदमी पसंद नहीं आ रहा था, पर वजह अब धीरे धीरे समझ आ रही थी। फिर भी हालातों की वजह से उसे उसका साथ देना पड़ रहा था। आप में और उसमें बहुत अंतर है। मैं बस लोगों में खुशियां बांटना चाहता हूं, पर आप ये किस लिए कर रहे हैं आप ही जाने। और भूलिए मत, आप अपनी बेटी के बारे में बोल रहे हैं जो बहुत जल्द मेरी बीवी बनने वाली है। राजवीर ने कड़े शब्दों में कहा तो एक पल के लिए ठाकुर उसकी आंखों में ही देखता रह गया। ये लहजा, ये ठंग और आंखों की ये चमक उसे फिर किसी और की याद दिला रही थी। चीते की तरह चमक थी उन आंखों में। राजवीर की आंखों में वैसे ही चमक देखकर ठाकुर का जी मचलाने लगा। वो राजवीर को घूर कर देखते हुए मन ही मन फुसफुसाने लगा था। हाँ, तुम्हारा ये अंदाज मेरे गले में फांस बन रहा है वीर। सब डरते हैं मुझसे, पर तुम्हारी आंखों में अपने लिए डर ना देखना मुझे सबसे ज्यादा अखरता है। पर फिर भी मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि कल की का तोड़ तुम ही हो। उसने एक बार फिर राजवीर को कनखियों से देखा, जो फिलहाल अघोरी बाबा से बात कर रहा था। लेकिन मेरी बेटी से शादी करने का तुम्हारा ख्वाब तो तब पूरा होगा जब जिंदा बचोगे। कल्कि के हाथों अगर तुम बच भी गए तो फिर तुम्हें मैं मार दूंगा। तुम मेरे अहम पर चोट कर रहे हो, और ये ठाकुर सूरजभान सिंह ने ना कल होने दिया था, ना आगे कभी होने देगा। मेरे लिए मेरा अहम ही सबसे कीमती है। उसने अपने मन में ही सोचा। तभी अघोरी बाबा की आवाज आई। क्या हुआ ठाकुर, क्या सोच रहे हो? अभी हमारे पास समय कम है, सोमवती अमावस्या आने में बस 7 दिन बचे हैं। लेकिन बाबा, अभी तो 7 दिन बाकी है ना, और 7 दिन तो बहुत है। हमें तो बस एक ही दिन चाहिए। नहीं राजवीर, एक दिन नहीं, तुम्हें मेरे साथ 5 दिन साधना में बैठना होगा, और उन 5 दिनों में तुम बाहर नहीं निकल सकते। क्या साधना? आपने पहले क्यों नहीं बताया? 5 दिन की साधना से महत्वपूर्ण तुम्हारा इसके लिए तैयार होना था। अगर तुम कल्कि के खिलाफ खड़े हो तो ये कौन सा बड़ी बात है। वैसे भी इसी दौरान मैं तुम्हें वो मंत्र और बाकी विधियां बताऊंगा जिनसे तुम कल्कि को आकर्षित कर पाओगे। ठीक है, मैं तैयार हूं। सूरजभान सिंह और अघोरी एक दूसरे की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए। आखिर उनका प्लान सक्सेसफुल जो हो गया था। अब सवाल ये था कि क्या राजवीर कल्कि को रोक पाएगा या फिर वहीं मारा जाएगा। अगले 7 दिनों में कहीं कल्कि किसी और को तो अपना शिकार नहीं बना लेगी। 5 दिन बीत चुके थे। राजवीर अब भी साधना में ही था। जैसे जैसे सोमवती अमावस्या के दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे आरोही की और ज्यादा टेंशन हो रही थी। वैसे इतने दिनों में ये एक ताजुब की बात थी कि कल्कि ने किसी पर भी अटैक नहीं किया था, पर फिर भी गांव में जो शांति छाई हुई थी वो मौत से कम नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कल्कि एक बार फिर अपना कोई नया खेल खेलने वाली है। शायद यही वजह है कि ये शांति छाई हुई है। आज तो सहल रूपा के पास सो गई होगी। खैर, मैं भी सो जाता हूँ। आज ठाकुर सूरजभान सिंह अपने कमरे में अकेला ही लेट गया था। रूपा की मेंटल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से सहल कवर उसके साथ रूपा के ही रूम में सो गई थी। कुछ देर बाद ठाकुर को गहरी नींद आ चुकी थी। आज उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि राजवीर की वजह से उसकी चाल सफल होने वाली थी। सोमवती अमावस्या के सिर्फ 2 ही दिन बचे थे, और फिर उसकी सबसे बड़ी समस्या कल्कि हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाली थी। इसलिए वो थोड़ा निश्चिंत हो गया था। हालांकि विजय के जाने का दुख उसे जरूर था, लेकिन फिर भी अब उसे ये खेल अपने पाले में नजर आ रहा था। वो गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज आती सुनाई दी, जिससे वो चौंक कर खड़ा हुआ। ये कैसी आवाज? जैसे ही ठाकुर की नींद खुली तो उसकी नजर रूम के सीलिंग फैन पर गई। वो फैन इस वक्त बहुत तेजी से घूमे हुए आवाज कर रहा था। ये पंखा तो बंद था, तो अचानक से चालू कैसे हो गया? बड़बड़ाते हुए उठा और उसने जाकर फैन को बंद किया। वो अभी वापस आकर लेट ही रहा था कि फैन फिर से तेज चलने लगा, जिससे वो चौंक गया। ये हो क्या रहा है? मैंने अभी तो इसे बंद किया था और अभी अचानक से फिर चलने लगा। वो अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से एक अजीब सी
धीमी फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई थी, लेकिन वो उस पर ध्यान देने की बजाय वापस पंखे को बंद करने के लिए स्विच की तरफ बढ़ा। इधर दूसरी तरफ गिद्ध जैसा कोई बड़ा सा पक्षी तेजी से उड़ता हुआ उसके कमरे की खिड़की की ओर चला आ रहा था, जिसके पंखों से तेज आवाज हो रही थी। वो अब खिड़की के बिल्कुल पास आ गया था, जिसे ठाकुर ने चौंक कर पीछे पलट कर देखा और उसे देखते ही उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गईं। ये क्या है? ठाकुर की जैसे ही नजर पड़ी तो उसे पता चला वो गिद्ध नहीं बल्कि सामान्य से काफी बड़े आकार का एक कौवा था। अगले ही पल वो खिड़की के शीशे पर जोर से टकराया, जिससे ठाकुर सूरजभान सिंह ने अपनी आंखें बंद कर लीं। खिड़की के टकराते ही कौवे के खून से खिड़की पर कुछ लेटर्स उभरने लगे। कुछ सेकंड्स बाद जब ठाकुर ने अपनी आंखें खोली तो डर से उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। सामने उस कौवे का सिर फर्श पर गिरा हुआ था और बाकी का धड़ टूटे हुए कांच में फंसा हुआ बाहर की तरफ झूल रहा था। वहीं नीचे के शीशे पर उसके खून से कुछ लिखा हुआ था। ठाकुर, तुम्हारे सिंहासन के 2 पाए तो मैंने तोड़ दिए हैं, अब तीसरे की बारी है, फिर तुम्हारा ये सिंहासन डोल जाएगा। बस सोमवती अमावस्या तक का इंतजार करना। कल की उसे खुली चेतावनी देकर रही थी, जिससे ठाकुर भीतर तक सिहर उठा था। ठाकुर साहब, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ है ठाकुर साहब? भाई जी, हाँ ठीक है। भाई जी आप चीखें क्यों? भाई जी। उन लोगों ने ठाकुर के चीखने की आवाज शायद सुन ली थी, इसलिए उसके कमरे के बाहर जमा हो गए थे। आप ठीक हो? क्या हुआ है? क्यों चीखे थे? सूरजभान सिंह ने खुद को संभाला और फिर जाकर दरवाजा खोल दिया। आरोही की माँ पूछ ही रही थी कि तभी उन सब की नजर खिड़की के शीशे पर गई। उस मरे हुए कौवे के साथ एक और चेतावनी देखकर उनके होश फाख्ता हो गए थे। अगले दिन ठाकुर परिवार के सभी लोग हवेली के मंदिर के पास खड़े थे। अघोरी बाबा और राजवीर की साधना पूरी करके वहीं उनके साथ मौजूद थे। जहां वो लोग कल की से निपटने की पूरी तैयारी कर चुके थे, वहीं ठाकुर परिवार रात को हुए उस वाक्य से परेशान था। उन सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, पर अघोरी बाबा ये सब जानकर भी काफी नॉर्मल नजर आ रहा था। देखिए, आप सब घबराइए नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? अभी तो हमने सब बताया आपको। विजय को भी तो ऐसी ही चेतावनी मिली थी, और फिर क्या हुआ? मारा गया ना हमारा बेटा, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम डरे ना? सहल कंवर भावुक हो गई थी। उन्हें अपने परिवार के लिए डर सता रहा था। देखिए, सोमवती अमावस्या कल ही है। कल की भी ये बात जानती है कि हम उसके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, इसलिए उसने बस हमें डराने और हमारा ध्यान भटकाने के लिए ही ये सब किया है। तभी अजय भान की पत्नी मीरा डरते हुए आगे आई। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उसने ये बस डराने के लिए ही किया है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। क्योंकि इससे पहले अगर वो ऐसा कुछ करती थी तो स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति का नाम लेती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब उसने खुद इस बारे में नहीं सोचा है कि उसे किसे मारना है। तो मतलब ये सब वो हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए कर रही है। हाँ राजवीर, सही कहा तुमने। वो बस हमें भ्रमित कर रही है ताकि हमारा दिमाग इसमें उलझ जाए और हम कुछ सोच समझ ही ना सके। आई थिंक अघोरी बाबा सही कह रहे हैं, इसलिए आप सभी डरिए मत प्लीज। राजवीर ने भी उन लोगों को समझाया। हाँ, कल की अभी बौखला चुकी है और ऐसे में वो कोई गलती भी कर सकती है, इसलिए हमें इसी का ही फायदा उठाना है। अब राजवीर भी मेरे साथ है, इसलिए हम अपनी योजना के अनुरूप ही चलेंगे और उसे जरूर खत्म करेंगे। अघोरी बाबा ने ये कह तो दिया था, लेकिन सहल कंवर और मीरा के मन में अभी भी खौफ था। वो जानती थी कि कल की इतनी आसानी से तो पीछे नहीं हटेगी, वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए उनके मन में इस योजना को लेकर शक था और साथ में डर भी। रात के करीब 10 बज रहे थे। आरोही राजवीर के कमरे में उसके गले से लगी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं राजवीर भी काफी सीरियस नजर आ रहा था। डोंट वरी यारो, मुझे कुछ नहीं होगा। कैसे मालूम ये बात? कल ही सोमवती अमावस्या है, बस 24 घंटे ही बचे हैं। तुम कल अकेले जंगल में जाओगे, उस जंगल में जहाँ कल की है, फिर उसे बुलाना और वो सब। राजवीर, ये सब सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। दिल मानने को ही तैयार नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे बाबा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना, मैंने पहले भी कल्कि का सामना किया है। उसने जब मुझे मारने के लिए छूने की कोशिश की तो मेरे ओम से वो पावर निकली थी, जिससे कल्कि वहां से भाग गई थी। कल्कि मुझे मार नहीं सकेगी। राजवीर को आज भी पता नहीं था कि उसने जिस चुड़ैल को मारा था वो कल्कि नहीं बल्कि मंडौलिका थी। हाँ, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम बेफिक्र रहो। बस एक ही दिन की बात है। परसों सुबह जब मैं जंगल में वापस आऊंगा तो सबसे पहले तुम्हें यही खबर सुनाऊंगा कि कल्कि खत्म हो चुकी है। समझी? राजवीर ने प्यार से उसके माथे को चूमा तो वो हल्की से मुस्कुरा दी, जिसके बाद आरोही ने राजवीर के साथ कुछ देर और बातें की और फिर उसके कमरे से चली गई। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और अघोरी के प्लान के अकॉर्डिंग जो उसे करना था उसको विजुअलाइज करने लगा। लेकिन ना जाने क्यों रह रहकर उसे कल रात का इंसिडेंट याद आ रहा था, जिसके बारे में ठाकुर सूरजभान सिंह ने उसे बताया था। आखिर कल्कि ने वार्निंग दी है तो वो कुछ तो सोच ही रही होगी। वो तो चुड़ैल है। वैसे मुझे तो ये भी पता होगा कि मैं और अघोरी बाबा मिलकर उसके खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं। तो फिर क्या वो पहले से ही हमें मार देने के लिए कोई तैयारी नहीं कर रही होगी? एक बार फिर उसका दिमाग उसके ही सवालों में उलझ कर रह गया। वो बिस्तर पर लेटे हुए यही सब सोचता रहा और फिर कब उसे नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। जैसे जैसे वो गहरी नींद की आगोश में जा रहा था, वैसे वैसे बाहर का मौसम और ज्यादा सुहावना नजर आ रहा था। हल्की ठंड भी बढ़ चुकी थी। राजवीर ने कंबल नहीं ओढ़ रखा था, जिसके चलते उसे काफी ठंड महसूस हो रही थी। गहरी नींद में होने के चलते उसे ये एहसास भी नहीं हो रहा था कि उसे कंबल ओढ़ना है। वो उसी हालत में सो रहा था कि तभी अचानक से उसका कंबल अपने आप उसके बदन पर आ गया, मानो किसी ने उसे कंबल ओढ़ाया हो। जिसके बाद उसे गर्माहट महसूस होने लगी और इस हल्की गर्माहट ने उसे एक बार फिर उस सपने वाली लड़की के पास पहुंचा दिया। ठंड लग रही है यार। जब स्वेटर पहनकर नहीं आओगे तो ऐसा ही होगा ना? उस लड़की ने उसे गुस्से भरी निगाहों से देखा। अरे पहन लेता, मगर शाम के वक्त ठंड कम थी और अब अचानक से हवाओं के चलते ठंड बढ़ गई है। अच्छा, कुछ ज्यादा ही पहलवान नहीं बन रहे हो तुम? 2 दिन पहले ही तो तुम्हारा बुखार उतरा है। खैर, लो मेरा शॉल ओढ़ो। ये कहते हुए वो लड़की उसके बगल में और पास खिसक गई और उसे अपना शॉल ओढ़ा दिया। कुछ पल में ही उसे गर्माहट महसूस होने लगी। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। अच्छा, तो और कौन रखेगा? कोई विदेशी मैडम लाने का विचार है? तुमने एक बार फिर उस विदेशी मैडम की बात छेड़ दी। और नहीं तो क्या, छेड़ूंगी ही ना। मुझे ना जाने क्यों लगता है कि वो विदेशी मैडम तुम्हें अपने साथ कहीं लेके चली जाएगी। कोई जादू वादू कर दिया होगा तुम पर शायद। अरे पागल, वो विदेशी नहीं है तो अपनी देश की, बस उसको अंग्रेजी आती है, मॉडर्न है। पर वो बाहर भी तो गई है ना, विदेश। हाँ, उसके पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, काफी पैसे वाले जो हैं। इतना सब पता है, कभी हमारे बारे में तो जानने की कोशिश नहीं की तुमने? अचानक से उस लड़की का तेवर बदल चुका था। तुम भी ना यार, फिर से वही सब। तो क्यों ना करूं? कितनी बार बोला है तुम्हें कि हम तुम्हारे साथ एक होना चाहते हैं और तुम हो कि? हाँ, तो कैसे होंगे एक? यहाँ वाला कैसे होगा कुछ? मुझे सेफ महसूस नहीं होता है। ये सब तो एक बंद कमरे में करने का काम है। तो फिर आ जाओ मेरे घर रात में। लड़की ने जैसे ही उसे आंख मारते हुए ये कहा, वो छिप गया। पागल हो, मैं और वो भी तुम्हारे घर। हाँ, तो गलत क्या है? बाबा तो अलग कमरे में सोते हैं ना, तो आ जाना। वैसे भी शादी के बाद तो एक होना ही है, तो उस दिन क्यों नहीं? हाँ, लेकिन ये सब ऐसे ना बाबा, मुझे सही नहीं लगता।
अगर तुम्हारे बाबा ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं मेरी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता। तेरी रेपुटेशन की ऐसी की तैसी, तुम भी ना। अगर तुम आओगे तो ठीक है, वरना किसी दिन मैं ही तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। पागल हो, एक लड़की होकर ये जंगल पार करके आओगी तुम? क्यों नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए 7 समंदर पार करके आ सकती हूँ। ये जंगल तो क्या चीज है। तभी उसने उसकी आंखों में घूर कर देखा। ऐसा करना भी नहीं। उसने कहा ही था कि तभी वो लड़की एक बार फिर अचानक से सीरियस हो गई। पर शिवा, न जाने क्यों अब खुद को तुमसे एक होने के लिए रोक नहीं पा रही हूँ। मैं नहीं जानती कि ये सब कितना सही है या कितना गलत, लेकिन तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। मैं जल्द ही तुमसे एक हो जाना चाहती हूँ, और भला इसके लिए कल की रात से अच्छी रात कोई और हो ही नहीं सकती। तुम ना बोला ना, ऐसा मत करना। जंगल में कितना खतरा होगा, मैं ही सोचता हूँ कुछ। अच्छा पक्का? हाँ। तो फिर कल रात का ही सोचना तुम। कल सोमवती अमावस है, अंधेरा भी काफी रहेगा, इसलिए कोई देख भी नहीं पाएगा। कल ही आ जाना, मैं तुम्हें जंगल में मिलूंगी और फिर हम दोनों मेरे घर चले जाएंगे। यार बहुत अजीब लग रहा है ये सब सुनकर। कुछ अजीब नहीं होगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी शिवा। कल जरूर आना, मुझे तुमसे मिलना है। वैसे भी अमावस की रात तो प्रेमियों के एक होने के लिए भी तो है। शिव तो प्रेम का प्रतीक है। जरूर आना तुम, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी शिवा। उसके कहने के बाद एक बार फिर शिवा सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या उसे कल उससे मिलने के लिए आना चाहिए या नहीं। तुम्हें आना होगा शिवा, बहुत तड़पी हूँ तुम्हारे प्यार के बिना, तुम्हें आना होगा। ये कहते हुए उसने उसे गले से लगा लिया। अगले ही पल अचानक से उसे एक झटका सा महसूस हुआ। एक अजीब सी आवाज के चलते राजवीर की नींद टूट गई। वो एक बार फिर उस हल्की ठंड में भी पसीने से तरबतर हो चुका था। इस दौरान उसके कानों में उस लड़की की आवाज गूंज रही थी। तुम्हें आना होगा शिवा, बहुत तड़पी हूँ तुम्हारे प्यार के बिना, तुम्हें आना होगा। ओह गॉड, फिर वही सपना, उसी लड़की का सपना। ये चाहती क्या है, मेरी समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये लड़की है कौन? राजवीर के गुस्से की सीमा न थी। इस दौरान वो एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो गया कि राजवीर को ऐसा सपना क्यों आया है। कहीं इस सपने का तो कोई लिंक नहीं है, कहीं वो लड़की उसे कोई हिंट तो नहीं दे रही। वो इसी बारे में सोचते हुए एक बार फिर नींद की आगोश में जा चुका था। सोमवती अमावस्या की रात थी। उदयवाड़ा गांव के कुछ लोग और पूरा ठाकुर खानदान उस वक्त जंगल के किनारे पर स्थित काल भैरव मंदिर के पास खड़े थे। राजवीर को नए कपड़े पहना दिए गए थे। उसे इस कदर तैयार किया गया था मानो वो कोई दूल्हा है और आज उसकी फर्स्ट नाइट है। यूं तो इस तरह के कपड़े वो अगर किसी और दिन पहनता तो आरोही की खुशी का ठिकाना न रहता, लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी हार्ट बीट्स काफी तेज हो रखी थी। वो राजवीर की तरफ गई और इसे गले लगाने ही वाली थी कि तभी अघोरी बाबा ने उसे रोक लिया। ठहरो पुत्री, तुम आज राजवीर को गले से नहीं लगा सकती। कल्कि को जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि राजवीर उसका नहीं है। वो तुम्हारे बदन की खुशबू पहचान लेगी, जिसके बाद शायद ही वो राजवीर के करीब आए। अघोरी बाबा के कहने पर वो अलग हो गई। ठीक है राजवीर, अपना ख्याल रखना। तुम टेंशन ना लो, मैं आज रात को कल की इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दूंगा रोही। बस आज रात की बात है। हाँ लेकिन बस जी घबरा रहा है। वो तो हो गई। खैर अभी मैं चलता हूँ। क्या घोरी बाबा वक्त हो चला है? हाँ हो गया है, बस कुछ ही देर, अभी 2:15 बजने दो। उसके बाद तुम लालटेन के सहारे कल्कि के ठिकाने की तरफ बढ़ना। उसके ठिकाने से कुछ ही दूरी पर मेरे शिष्यों ने तुम्हारे और कल्कि के मिलन के लिए पूरी व्यवस्था की है, इसलिए बेझिझक वहां पहुंचते ही तुम उसे बुलाना। अघोरी बाबा, राजवीर को कुछ होगा तो नहीं? ठकुराइन, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल्कि राजवीर को चाहकर भी नहीं मार सकती है। अच्छा राजवीर, अब वक्त हो चला है, तुम कल्कि के ठिकाने की तरफ जाओ। मैं भी ऐन वक्त पर तुम्हारी मदद करने के लिए पहुंच जाऊंगा। अघोरी बाबा ने अपना दिव्य त्रिशूल थामा, जिसके बाद राजवीर ने अघोरी बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और एक पल के लिए आरोही की तरफ देखा। ठाकुर के चेहरे पर भले ही शांति थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेहद खुश था। वहीं आरोही की माँ और बाकी सब टेंशन में थे। आरोही की तो सबसे ज्यादा हालत खराब हो रखी थी। अच्छा मैं चलता हूँ। राजवीर ने आखिरी बार सबसे कहा और उसके बाद जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके हाथ में लालटेन थी, जिसकी मदद से वो घने जंगल की तरफ जा रहा था। उस जंगल की तरफ जो कल्कि का इलाका था, जिस तरफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन उसी तरफ राजवीर गांव वालों की मदद करने के इरादे से जा रहा था। ऐसे में आरोही का डरना लाजमी ही था। इधर राजवीर की भी कदम जैसे जैसे जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, उसकी हार्ट बीट्स बढ़ रही थी। वो जानता था उसकी एक छोटी सी गलती उस पर भारी पड़ सकती है। हालांकि वो उस बात को लेकर कॉन्फिडेंट जरूर था कि कल्कि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसका ओम का सिंबल उसे बचा लेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये अघोरी की चाल थी और उसका ओम का सिंबल शायद उतना पावरफुल नहीं है जिससे वो कल्कि का सामना कर सके। ऐसे में कल्कि उसके साथ कुछ भी कर सकती थी। आखिर क्या कल्कि राजवीर को खत्म कर देगी, जानने के लिए अगला भाग सुनिए। कुछ ही पलों में राजवीर जंगल के अंदर एंटर कर चुका था। अमावस्या की काली रात होने के चलते लालटेन की रोशनी में वो ज्यादा दूर तक ढंग से देख नहीं पा रहा था। यही वजह थी कि वो बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहा था। बेटा, ये जंगल केवल कल्कि की वजह से खतरनाक नहीं है, बल्कि यहाँ कई जंगली जानवर भी रहते हैं। सांपों और जंगली भेड़ियों का सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है, इसलिए ध्यान से जाना। आरोही की मां सहल कंवर की दी हुई एडवाइस के चलते वो संभल कर आगे बढ़ रहा था। वो जंगल कहीं कहीं से इतना घना था कि जमीन तक सूरज की रोशनी तक पहुंच नहीं पाती थी। इसके चलते वहां सांप और बिच्छू जैसे कीड़े काफी ज्यादा पाए जाते थे। मुझे संभल कर चलना होगा, कहीं कल्कि के ठिकाने पर पहुंचने से पहले ही कोई कीड़ा मुझे काट ना ले। यही सोचते हुए उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। इस दौरान उसे काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था जंगल में कुछ छोटे कीड़ों की आवाज के अलावा और किसी भी तरह की चीज की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अक्सर उस जंगल से भेड़ियों और जंगली कुत्तों की आवाजें आती रहती थी, लेकिन जहां वो पहुंच चुका था वहां उसे ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जहाँ तक मुझे पता है यहीं से ही कल्कि का इलाका शुरू होता है। मींस ये सब शायद कल्कि की वजह से हो। मुझे संभल कर आगे बढ़ना होगा। उसे जैसे ही ये एहसास हुआ कि वो कल्कि के इलाके में पहुंच चुका है, अचानक से ही उसकी हार्ट बीट्स बढ़ गई। उसने जैसे तैसे करके अपना हौसला बढ़ाया। अभी वो कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि उसे लालटेन की रोशनी में कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। उसकी आंखें किसी दानव की जैसे भयानक लाल थीं। इस दौरान उसकी धीमी धीमी गुर्राने की आवाज आ रही थी। राजवीर ने अगला कदम बढ़ाया ही था कि अचानक से सामने मौजूद साया गुर्राते हुए उसकी तरफ लपका। वो साया राजवीर को दबोचता इससे पहले वो नीचे झुक गया और अगले ही पल उसने जोर से पास पड़े लठ से उस पर वार किया। वो कोई और नहीं, भेड़िया था जो अपने शिकार को खा रहा था। राजवीर की किस्मत थी कि वो राजवीर के एक ही वार से डर के भाग गया था। थैंक गॉड। उसने गहरी सांस ली और फिर आगे बढ़ा। अभी वो कुछ ही दूर पर चला ही था कि उसे अचानक से जानी पहचानी से खुशबू महसूस हुई। चमेली के फूलों की खुशबू, मतलब वो फुसफुसाते हुए आगे निकला तो उसे आसपास के घने पेड़ों के बीच में मौजूद एक अजीब सा स्ट्रक्चर नजर आया। कुछ आगे बढ़ने पर उसे लालटेन की रोशनी में एक बड़ा सा बिस्तर दिखा, जिसके चारों तरफ लकड़ी के खूंटे गड़े हुए थे। उन खूंटों को आपस में रस्सियों से बांधा हुआ था, जिसके ऊपर सफेद चादर लपेटी हुई थी। तो वहीं चारों तरफ चमेली के फूलों की मालाएं सजी हुई थी। बिस्तर के ऊपर सफेद रंग की चादर और सफेद रंग की ही तकिए रखे हुए थे। सफेद रंग का ही उस पर कंबल भी था। इस दौरान बिस्तर पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां भी डाली हुई थी। वो कुछ और आगे बढ़ा तो बाकी के अरेंजमेंट्स देखकर भी वो दंग रह गया। कैंडल्स एंड लालटेन, मतलब मुझे इन्हें लिट अप करना होगा।
उसने देखा तो उस बिस्तर के चारों तरफ लपेटी हुई रस्सी से कुछ लटकती हुई लालटेन नजर आई, तो वहीं पास में लकड़ी के काटे हुए लॉग्स पर मोटी मोटी कैंडल्स को रखा गया था। उसने एक एक करके सभी लालटेन और कैंडल्स को जलाया। जैसे ही सभी लालटेन और कैंडल्स जली, चारों तरफ रोशनी फैल गई, जिसके बाद तो उस बिस्तर की खूबसूरती और ज्यादा दिखाई देने लगी। उस बिस्तर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी कपल की जंगल के बीचों बीच फर्स्ट नाइट होने वाली है। लेकिन अगले ही पल जैसे ही राजवीर को यह एहसास हुआ कि वो वहाँ क्यों आया है, उसके बदन में सिहरन सी दौड़ पड़ी। मुझे सब कल्कि के साथ करना है। उसने घड़ी में समय देखा तो 2:50 हो चुके थे। उसे कल्कि को 3 बजे बुलाना था। अभी 10 मिनट बाकी थे, इसलिए वो खुद को आने वाले भयानक पल से पहले तैयार करने लगा। इधर राजवीर के जाने के बाद आरोही और बाकी के लोग हवेली में आ चुके थे। बाकी के गांव वाले भी अपने अपने घर चले गए थे, क्योंकि अघोरी बाबा ने उन सबको अब कल सुबह ही घर से बाहर निकलने के लिए बोला था। आरोही अपने कमरे में थी। उसकी नजर उस वक्त घड़ी की सुई पर थी, जो आहिस्ते आहिस्ते रात की 3 बजे की तरफ बढ़ रही थी। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे ही उसकी हार्ट बीट्स भी तेज हो रही थी। उसकी नजर फिलहाल अपने कमरे की खिड़की पर थी। वो हवेली से कुछ ही दूर स्थित उस जंगल की तरफ देख रही थी, जिस तरफ कुछ देर पहले ही राजवीर गया था। आखिर राजवीर ठीक तो होगा ना? अभी तो वो कल्कि के ठिकाने पर पहुंच भी गया होगा। और अघोरी बाबा, क्या वो राजवीर की मदद करने के लिए वक्त पर पहुंच जाएंगे? आरोही के दिमाग में अनगिनत सवाल कौन रहे थे। अघोरी बाबा का प्लान पहले भी फेल हो चुका है, कहीं इस बार तो वैसा नहीं होगा? वो पूरी तैयारी के साथ तो जाएंगे ना उस तरफ? जहाँ एक तरफ आरोही के दिमाग में अघोरी को लेकर सवाल कौन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अघोरी काल भैरव मंदिर में पूरी तैयारी कर चुका था। उसके शिष्य अब वहाँ नहीं थे, क्योंकि उसने उन्हें भी गांव के अंदर जाने के लिए बोल दिया था। उसने कुछ मंत्र बोले और उसके बाद अपनी बची कुची शक्ति भी अपने दिव्य त्रिशूल में डाल दी। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। कल्कि, अब तुम मेरी मुट्ठी में होगी। तुम्हारी शक्तियां मेरी मुट्ठी में होंगी। तुम मेरी होगी कल्कि, मेरे हिसाब से चलोगी। फिर तुम्हारी काली शक्तियों का प्रयोग करके मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा, राजा। फिर इस दुनिया में मुझे कोई हरा नहीं सकेगा, कोई नहीं। अघोरी पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। अगले ही पल उसकी आंखें किसी दानव के जैसे लाल हो गई। हंसते हुए अघोरी ने अपना त्रिशूल उठाया और फिर जल्दी से काल भैरव मंदिर से बाहर निकल गया। वो जल्द से जल्द अब जंगल में पहुंच जाना चाहता था, ताकि राजवीर से संभोग करती हुई कल्कि को कैद कर सके। इधर जहां वो फुर्ती से जंगल में आगे बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ राजवीर जंगल में लगाए हुए उस बिस्तर पर जाकर बैठ गया। 3 बज चुके थे। अब कल्कि के बुलाने का वक्त हो चला था। राजवीर ने गहरी सांस ली और कल्कि को बुलाने के लिए अघोरी के दिए हुए कुछ मंत्र बोले। कल्कि, मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ कल्कि। मुझे तू चाहिए, तुम्हारा जिस्म चाहिए। तुमसे मिलने को बहुत तड़पा हूं मैं कल्कि, जल्दी आओ। राजवीर ने हिम्मत करके जैसे ही बोला, जंगल में छाई हुई मरघट से शांति दूर होने लगी। हल्की सुहावनी हवा के साथ राजवीर को चमेली के फूलों की खुशबू भी महसूस होने लगी। आओ कल्कि, आओ, जल्दी आओ। राजवीर के कहते ही उसको घुंघरुओं की बेहद मीठी आवाज सुनाई देने लगी। राजवीर की अब हार्ट बीट्स बढ़ने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कल्कि जब उसके सामने आएगी तो वो उसके साथ फेक फिजिकल रिलेशनशिप का नाटक कैसे कर पाएगा। वो ये सोच ही रहा था, तभी हवा और तेज होने लगी। कल्कि, तुम आ रही हो ना? कल्कि, आओ, जल्दी आओ। उसने हिम्मत बटोरकर फिर से कहा ही था कि तभी आखिर तब क्या होगा जब राजवीर के बुलाने पर कल्कि उसके सामने आ जाएगी। क्या कल्कि राजवीर को मार देगी या फिर कल्कि को अघोरी कैद कर लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए कल्कि का श्राप। राजवीर ने हिम्मत करके कल्कि को पुकारा ही था कि अगले ही पल पायल की छन छन की आवाज उसे और तेज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं पास में ही थी। एक बेहनी सी सुगंध हवा में घुल गई थी और राजवीर सब में खोता चला जा रहा था। उसके होठों पर एक मुस्कान थिरक उठी थी, मानो कोई उसका अपना उससे मिलने के लिए आ रहा हो। उसकी धड़कनें भी तेज हो गई थी। उसकी नजरें अपने चारों ओर उसे ढूंढ रही थी। अगले ही पल राजवीर की आंखों में उसे देख लेने की बेताबी साफ दिखाई देने लगी। तभी उसके सामने कुछ दूरी पर सफेद धुंध सी छाने लगी, जिसे देखकर वो परेशान हो गया। ये धुंध कहाँ से आ गई? और वो कहाँ है? नजर क्यों नहीं आ रही? राजवीर अचानक से ही यूं बेचैन हो गया, मानो उससे मिलने के लिए कल्कि नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका आने वाली हो। उसे महसूस हुआ जाने कब से वो उससे मिलना चाहता हो, जैसे सदियों की दूरी आज खत्म होने वाली थी। तभी उस धुंध में से उसे कोई आता हुआ नजर आया। आखिरकार बिस्तर के चारों ओर लगाए गए लैंप्स की पीली रोशनी में उसे वो दिखाई दी। उसने राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी थी और ऊपर वही लाल चुनरी जो उसे अक्सर सपने में नजर आती थी। कपड़ों के बीच से उसका गोरा रंग दमक रहा था, पर राजवीर अब भी उसका चेहरा नहीं देख पाया था, क्योंकि उसके चेहरे के आसपास अब भी घनी धुंध नजर आ रही थी, जो अब तक छटी नहीं थी। इधर जहां राजवीर उस लड़की को देखकर अपने होश में ही नहीं था, वहीं दूसरी ओर आरोही और बाकी लोग उसके लिए फिक्रमंद हो रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी। अघोरी बाबा ने बोला है कल की जरूर आएगी। पता नहीं राजवीर कैसा होगा। घबराहट तो मुझे भी हो रही है बेटा, पर तुम चिंता ना करो, भगवान की कृपा से सब ठीक ही होगा। सहल कंवर ने आरोही को हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि इस वक्त सभी में डर समाया हुआ था। 3 बज गए हैं जीजी, मतलब अब कल्कि वहाँ आ गई होगी ना? क्या 3 बज गए? हाँ, अघोरी बाबा ने तो यही वक्त बताया था। हे राम जी, बस ये वक्त जल्दी से कट जाए और कोई दुर्घटना ना हो। आरोही की मां ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान से प्रार्थना करने लगी। इधर राजवीर अपने सामने खड़ी उस लड़की को मदहोशी भरी आंखों से एकटक निहार रहा था। अचानक से अब वो धुंध उसके चेहरे के सामने से हट चुकी थी, जिसके बाद राजवीर की नजर जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, वो सामने मौजूद उस लड़की को देखकर हैरान रह गया था। ये यहाँ कैसे? यहाँ तो कल्कि आने वाली थी ना, और इसे तो मैंने बस सपने में ही देखा था, गाँव में भी नहीं देखी, फिर यहाँ? राजवीर हैरत भरी निगाहों से उसे देख रहा था। वहीं वो लड़की मुस्कुराते हुए उसकी ओर आ ही रही थी। उसे करीब आते देख राजवीर से रहा नहीं गया। उसने भी अपने कदम उसकी ओर बढ़ाए। कुछ दूर आकर वो लड़की थम गई और राजवीर के कदम भी रुक गए। वो अब उसके चेहरे को अच्छे से देख पा रहा था। तुम कैसे सकती हो? राजवीर ने पूछा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने देखा कि लड़की की मुस्कुराहट अचानक से गायब हो गई है। उसकी आंखें लड़की की आंखों से मिली तो उसे पता चला कि उसकी बड़ी गहरी काली आंखों से आंसू टपककर उसकी गालों तक पहुंच गए थे। वो एकटक राजवीर को देखे जा रही थी। उसकी घनी पलकें जैसे झपकना ही भूल गई थी। अचानक से राजवीर को अपने दिल में कुछ धसता हुआ सा महसूस हुआ और दर्द की एक तीखी लहर उसके सीने में फैल गई।
इस तकलीफ की वजह से वो अनजान था, पर वो लड़की उसे अजनबी नहीं लग रही थी। उसे लगा जैसे वो एक जमाने से ही उसके ख्यालों में, उसकी यादों में बस रही थी। अगले ही पल राजवीर की आंखें भी नम हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों कब से एक दूसरे को देखने के लिए तरस रहे हों, जैसे दो दरिया एक दूसरे में मिल जाने को बस तो तड़पे हों और आज उन्हें एक होने का मौका मिला हो। आओ। राजवीर का गला रुक चुका था। तभी धुंध एक बार फिर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जैसे ही राजवीर को एहसास हुआ कि वो बस उसके पास पहुंचने ही वाली है, इतने में ही वो धुंध के बीच फिर से गायब होने लगी। ये देख राजवीर घबरा गया। उसका दिल मानो धड़कना बंद हो चुका हो। वो उसे जाने नहीं देना चाहता था। उसके मन का कोई कोना उसे कह रहा था कि अगर वो आज चली गई तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। इसलिए वो उसे रोकने के इरादे से तेजी से उसकी ओर भागा। रुको। उसने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे एक तेज झटका सा लगा और उसकी चीख निकल गई। उसकी आंखें एक पल के लिए बंद पड़ गईं और अगले ही पल जैसे ही उसने आंखें खोलकर देखा, वो नहीं थी, कहीं नहीं थी। उसे वहां ना पाकर उसकी धड़कनें जैसे थम गई थी। नहीं, तुम नहीं जा सकती। सामने आओ, सामने आओ। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया था। एक बार फिर से उसने उसे खो दिया था। इधर जहां राजवीर उस लड़की से फिर से मिलना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ दारा सिंह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके बदन में हल्का दर्द था, जिस वजह से वो करहा रहा था। वो धीरे धीरे करहा रहा था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। उसने देखा कम्मो आई थी। कम्मो वही लड़की थी जिसे ठाकुर ने एक रोज दारा की देखभाल करने के लिए उसके पास छोड़ा था। क्या हुआ, आप ठीक हो? बस ये घाव तो क्या है गलती से, इसलिए दर्द हो रहा है। ओह, कोई बात नहीं, मैं अभी दोबारा मलहम लगाकर पट्टी बांध देती हूँ, आपको राहत मिलेगी। उसने टेबल से मलहम की शीशी और पट्टी उठा ली। उसने उसका पांव सीधा किया और पट्टी खोलने लगी। ये तो ज्यादा रगड़ खा गया, आप सोते वक्त ध्यान रखा कीजिए थोड़ा। उसने आहिस्ते से कॉटन हटाया, जिससे दारा के चेहरे पर दर्द उभर आया। अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। बस हो गया, ये चिपक गई थी इसलिए। उसने रुई हटाकर हल्के से फूंक मारी। उसके बाद उसने घाव पर मलहम लगाया और रुई रखकर वापस पट्टी बांधने लगी। वो बहुत आराम से ये सब कर रही थी ताकि दारा को कम से कम दर्द महसूस हो। इस दौरान दारा की नजर उसके सीने पर थी। कम्मो करीब 25 साल की लड़की थी जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। दिखने में वो बहुत खूबसूरत थी। उभार लिया हुआ सीना, लंबी गर्दन और मध्यम आकार की आंखें। ऊपर से उसका हल्का सांवला रंग किसी के भी मन को भटका देने का मादा रखता था। दारा की नजरें एक टक उसके सीने पर टिकी हुई थी। कमो। हाँ, क्या हुआ? कम्मो ने सवालिया नजरों से उसे देखा। कुछ नहीं, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि तुम्हारी शादी हो गई है क्या? अभी कहाँ? वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे बस ऐसे ही। अच्छा ये बताओ, तुम कैसे लड़के का ख्वाब देखती हो? मतलब तुम्हारे सपनों का राजकुमार कैसा होना चाहिए? उसकी बात पर कम्मो हंस दी। सपनों का राजकुमार? हम जैसी लड़कियों को सपनों का राजकुमार कहाँ मिलता है? जो मिल जाए वही ठीक है। ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें तो कोई भी पसंद कर लेगा। खैर तुम अपनी पसंद बताओ ना, कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? दारा ने फिर जोर दिया तो वो उसकी चौड़ी छाती की तरफ देखने लगी। उसे अपनी तरफ देखते पाकर दारा के चेहरे पर स्माइल आ गई। अगर आपके जैसा पहलवान हो तो फिर बात ही क्या। सच में? हाँ, आप बहुत अच्छे लगते हो दारा जी, लेकिन मेरे नसीब में आप कहाँ? आपकी तो शादी हो चुकी है। उसने अफसोस दिखाते हुए कहा तो दारा तो खुशी से पागल ही हो उठा। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अरे नसीब में क्यों नहीं हूँ? मतलब शादी ही सब कुछ थोड़ी होती है। मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। उसने इनडायरेक्टली ये कहा तो कम्मो को कुछ समझ नहीं आया। अरे वो कैसे? आप भला मुझे कैसे मिल सकते हैं? पहले जरा पास तो आओ, फिर बताता हूँ। उसने कहते हुए कम्मो का हाथ खींचा। कम्मो उसके बिल्कुल सट कर बैठ गई, जिसके बाद दारा ने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया था। आहिस्ते आहिस्ते अब दोनों की गर्म सांसें आपस में टकराने लगी थी। इधर अघोरी भी कल्कि के आने को लेकर श्योर था। यही वजह थी कि वो उस ओर तेजी से बढ़ रहा था जिस तरफ उसने राजवीर को भेजा था। दूसरी तरफ राजवीर अभी जमीन पर बैठा हुआ उस लड़की के बारे में सोच रहा था। कल की यहाँ आने वाली थी तो वो यहाँ क्यों नहीं आई? और वो लड़की कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कल की कोई चाल हो? उसने जानबूझकर मेरे सपने वाली लड़की को मेरे सामने दिखाया हो मुझे उलझाने के लिए। ये सोचते ही वो चौंक गया था। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि कल्कि का ही कोई प्लान था। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी राजवीर अभी कल्कि के बारे में सोच ही रहा था कि एक बार फिर हवाएं चलने लगी, लेकिन इस बार की हवाएं बेहद सुहावनी थी। इस दौरान उसे मीठी सुगंध महसूस हो रही थी। ऐसी खुशबू तो मैंने पहले भी फील की है, लेकिन कब? राजवीर नहीं जानता था कि उसने इस तरह की खुशबू पहले कब फील की है। वो यही सोच रहा था कि अगले ही पल उसकी आंखें बंद होने लगी। उस पर बेहोशी से छा रही थी। कुछ ही देर में वो उस बिस्तर पर धड़ाम से गिर गया। हालांकि अभी उसे नींद नहीं आई थी। उसे बेहोशी में अपने चेहरे पर किसी का आंचल सा महसूस हुआ। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वो उस लड़की को अपनी नजदीक महसूस कर पा रहा था। उसके बदन की खुशबू को राजवीर पहचान चुका था, लेकिन वो चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उस लड़की ने उसे अपने सीने से लगा लिया है। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। इधर अघोरी तेज कदमों से राजवीर की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से हल्की सी छम छम की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो चौंक गया। उसे तुरंत पीछे पलट कर देखा, लेकिन अंधकार में डूबे घने पेड़ों के सिवा उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। ये कैसी आवाज है? कल की तो यहाँ नहीं हो सकती, वो तो राजवीर के पास ही होगी। उसने सोचते हुए अपने त्रिशूल को कंधे पर रखा ही था कि तभी उसका त्रिशूल एक पेड़ की टहनी से जा टकराया, जिससे उस पेड़ की टहनी पर लटका हुआ काला सांप उसके सामने आकर गिरा। अघोरी बाबा कुछ समझ पाता कि तभी वो सांप उसके गले में लिपट गया। गले पर दबाव बढ़ने के चलते वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने सांप को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो अपना फंदा कसता ही जा रहा था। अघोरी बाबा ने उस पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहा, लेकिन तभी सांप ने एक तेज फुंकार के साथ उसके हाथ पर डस लिया। अगले ही पल सांप उसके ऊपर से रेंगकर नीचे उतर गया और अघोरी घुटनों पर गिर गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर में ये सांप कैसे बाधा बन गया? अघोरी बाबा वहां से आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उस पर जहर का असर होने लगा। इधर दारा कम्मो की पीठ पर हाथ फिरा रहा था। इस दौरान उसकी नजर उसके क्लीवेज पर थी। दारा की ऐसी हरकत से उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। दारा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? कम्मो ने उसे थोड़ा दूर खिसकने की कोशिश की। वही जो तुम चाहती हो। तुम्हें मेरे जैसा मर्द पसंद है ना? हाँ, लेकिन कुछ नहीं, तुम मुझे बहुत पसंद हो कम्मो। जब से तुम्हें ठाकुर साहब ने मेरी सेवा के लिए भेजा है ना, तब से ही मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगा हूँ। उसने कम्मो को ऊपर खींच लिया और उसके होठों को चूमने के लिए बढ़ा। तभी कम्मो ने उसे रोक दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपकी तो शादी हो गई है ना? हाँ, पर वो तो घर में है, बाहर तो कोई ऐसा नहीं है ना जो मेरा मन बहला सके। तो क्यों ना हम ही एक दूसरे को खुश करें। वैसे भी मेरी बीवी तो गांव के बाहर नौकरी करती है। ऐसा लगता है जैसे उसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। दारा ने उसके पेट पर हाथ फिराया तो कम्मो मचल उठी। उसने भी दारा को अपनी बाहों में भर लिया। आप सच में मुझे पसंद करते हो ना? हाँ, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, मेरी कम्मो दीवानी। अगले ही पल उसके होठों को चूमने लगा। कम्मो जहाँ पहले उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, वहीं अब उसने भी दारा को अपनी बाहों में कस लिया था।
कमो, तुम्हें नहीं पता तुम कितनी खूबसूरत हो। मेरी बीवी तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। वो उसकी गर्दन को चूम रहा था जिससे कम्मो भी अपना कंट्रोल खोती जा रही थी। उसने अपनी बाहें दारा के गले में डाल दी। दारा ने धीरे धीरे उसके कपड़े को उतारना शुरू कर दिया। कम्मो अब उसमें खो चुकी थी। उसके मुंह से सिसकारियां निकल रही थी। दारा ने उसके ब्लाउज को हटाया और उसके उभारों को चूमने लगा। तुम बहुत प्यारी हो कमो, बहुत प्यारी। दारा कम्मो के सीने को चूम रहा था कि तभी उसे कम्मो की सांसों की आवाज अजीब सी होती हुई महसूस हुई, जिससे वो चौंक गया। उसने उसके उभारों से सिर उठाकर जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो अंदर तक हिल गया। वो जिस औरत के ऊपर था उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। वो एक झटके से उसके ऊपर से हटकर दूर खड़ा हो गया। उसके हाथ पांव डर से कांपने लगे थे। तुम? हाँ, मैं कल की। आओ ना मेरी जान, आओ और मुझे तृप्त कर दो। तुम तो आज मुझे खुश करने वाले थे ना, अब क्या हुआ? आओ। उसने अपने भयानक काले दांत दिखाते हुए कहा और बिस्तर पर उठकर बैठ गई। नहीं, छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? तुम्हें तो आज खत्म हो जाना था ना। राजवीर ने तो कल को मार दिया होगा। कल्कि को खत्म करना नामुमकिन है। ये बात ठाकुर को पता चलनी चाहिए। नहीं, कल की मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे। ऐसे कैसे? तुम तो ठाकुर के सिंहासन के तीसरे पाए हो ना, इसलिए तुम्हें अब मरना होगा। पर मुझे तो ठाकुर लेकर आया था। मैं तो यहाँ कहूँ भी नहीं। पर फिर भी तुमने ऐसा कुछ किया है जो तुम्हारे मरने की वजह बनेगा। मैंने ऐसा क्या किया है? धोखा। तुमने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। उससे भी ज्यादा तुम ठाकुर के आदमी हो। तुम बसंत पंचमी को ठाकुर के मुख्य पहलवान के रूप में लड़ने वाले थे ना, तो इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। आओ ना, मुझे खुश करो। अगले ही पल उसने कसकर उसे अपनी जली हुई बाहों में जकड़ लिया, जिनसे दारा खुद को छुड़ा नहीं सका। कल्कि ने उसके सीने पर प्रेशर डाला ही था कि अगले ही पल उसकी हड्डियां टूटने लगी। छोड़ दो। दर्द से उसकी आंखें उबल पड़ी थी। अगले ही पल कल्कि ने उसकी गर्दन को झटक दिया, जिससे वो हड्डी भी टूट गई। इसके साथ ही दारा ने इस सवाल के साथ ही दम तोड़ लिया था कि आखिर कल्कि जब राजवीर के पास जाने वाली थी तो वो वहां कैसे आ गई। दारा की चीख इतनी तेज थी कि अखाड़े के पास मौजूद पहलवानों के कमरे के चारों तरफ उसकी आवाज गूंज गई। अपने अपने कमरों में सो रहे दूसरे पहलवानों को जैसे ही उसकी चीख सुनाई दी, वे सब कमरे से दौड़ते हुए बाहर आए। अरे क्या हुआ है? ये दारा चीख क्यों रहा है? पता नहीं भाई, जाकर देखना होगा। कहीं बिस्तर से नीचे तो नहीं गिर गया है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ठाकुर साहब हमारी जान निकाल लेंगे। तुम्हें पता है ना, हमें दारा को जल्द से जल्द फिट करना है। चलो चलो। अगले ही पल सभी पहलवान दौड़कर दारा के कमरे की तरफ गए, जहां कॉरिडोर में सन्नाटा पसरा पड़ा था। वो कमो भी तो दारा के पास ही थी ना, अब कहाँ गई वो? प्रताप ने इधर उधर नजर दौड़ाई। पता नहीं, फिलहाल तो दरवाजा खोलिए। दारा। प्रताप ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ प्रताप जी? वो दादा जी को क्या हुआ? तभी दौड़ते हुए कम्मो भी उस तरफ आ गई। वही तो हम देख रहे हैं। हमें लगा तुम उसी के कमरे में हो। नहीं, मैं तो रात में दूध लेके आई थी। उसके बाद मैंने सुना उनके कमरे में उनकी किसी से बात करने की आवाज आ रही थी। ये क्या बोल रही हो तुम? जब कमरे में तुम नहीं थी तो कौन था? पता नहीं। कम्मो की बात सुन अचानक से वो लोग घबरा चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दारा अकेले किससे बात कर रहा था। दारा, ओ दारा, दरवाजा खोलो। ये तो दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो तोड़ दो दरवाजा। जी भाई। शंभू ने जोर से दरवाजे पर 1 से 2 बार टक्कर मारी, जिससे दरवाजा उखड़कर दूर जा गया। अगले ही पल वो एक साथ दारा के कमरे के अंदर घुसे। दारा? सामने का नजारा देखकर कम्मो के होश उड़ चुके थे। दारा की लाश खून से लथपथ हो चुकी थी। उसकी आंखें यूं बाहर निकली हुई थी मानो उसे कोई खौफनाक मंजर देख लिया हो। ये किसने किया है? प्रताप सिंह बुरी तरह से कांपने लगा। तभी कम्मो की नजर दारा के कमरे में मौजूद ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी, जिस पर दारा के खून से कुछ लिखा हुआ था। मैं अपने वादे की पक्की हूँ, कल्कि। कल्कि? पहलवानों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सब वहीं जड़ हो गए। जहां एक तरफ कल्कि ने अपना काम निपटा दिया था, वहीं दूसरी तरफ ठाकुर अपने रूम में मौजूद था। इस वक्त वो सोने की बजाय बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि आज कल्कि का खात्मा पक्का है। वो इसी बारे में सोच रहा था कि अचानक से उसका फोन बजा। इस वक्त कौन फोन कर रहा है? उसने कहते हुए टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली। हेलो प्रताप सिंह, क्या हुआ? वो कल्कि। दूसरी तरफ से डरी हुई आवाज सुनाई दी। क्या? कल्कि? क्या? कल्कि ने दारा को खत्म कर दिया। उसने जैसे ही बताया ठाकुर के होश उड़ गए। वो थम से वहीं चेयर पर बैठ गया। अचानक ही उसकी आंखें गुस्से से जलने लगी। कल्कि, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर जैसे ही आरोही और उसकी मां ने ठाकुर सूरजभान सिंह के चिल्लाने की आवाज सुनी, वो दौड़ते हुए उसके कमरे में घुसी। क्या कल्कि ने पहलवान दारा सिंह को मार दिया है? हाँ आरू, उसने पता नहीं कैसे मगर दारा को खत्म कर दिया है। व्हाट? ये ऐसा कैसे हो सकता है पापा? कल्कि को तो वीर खत्म करने के इरादे से जंगल में गया था ना, तो फिर इसका मतलब कहीं कल्कि ने वीर को नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी पापा। आरोही रोते हुए ठाकुर के कमरे से बाहर की तरफ भागी। आरोही, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? मेरे वीर को बचाने तुम लोगों ने वीर को अपने फायदे के लिए यूज किया है। एंड पापा, यू आर अ सेल्फिश फादर। यू नो, अगर कल्कि ने वीर को कुछ कर दिया तो उसने दारा को मार गिराया है। इसका मतलब ये है कि वीर का जरूर इससे सामना हुआ होगा। मम्मा, आप लोगों ने ठीक नहीं किया, पर मैं मेरे वीर को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं बचाऊंगी उसको। पागल हो गई है क्या? तुम कल्कि से सामना कैसे कर सकोगी? यही बात तो मैंने भी अघोरी बाबा से कही थी कि आखिर वीर कल्कि का सामना कैसे कर सकेगा, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी थी। पता नहीं अब मेरा वीर किस हाल में होगा। उसे तो इस जंगल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। कहीं कल्कि ने उसके साथ भी विजय भैया जैसा सलूक किया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, वीर ठीक होगा। मैं नहीं मानती। मैं अभी के अभी जंगल जा रही हूँ। अगर उस कल्कि ने मेरे वीर को छुआ भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरोही रोते हुए सीढ़ियों से उतरने लगी। रुक जाओ आरोही। तभी ठाकुर अपने कमरे से बाहर आ गया। आप क्यों रोक रहे हैं पापा? आपकी वजह से मेरा प्यार बर्बाद हो गया है पापा। अब मैं अपने वीर के बिना कैसे रहूंगी? कुछ नहीं होगा राजवीर को। अघोरी बाबा ने कहा नहीं था कि वीर को कल्कि नहीं मार सकती। ठाकुर आरोही को झूठी सांत्वना दे रहा था, लेकिन कहीं न कहीं अब ठाकुर को भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कल्कि ने राजवीर के साथ कुछ तो गड़बड़ की होगी, तभी तो वो दारा के पास पहुंच पाई। हालांकि अभी उसे उम्मीद थी कि राजवीर और अघोरी बाबा मिलकर कल्कि को खत्म कर देंगे। वहीं आरोही को अब ठाकुर की किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे अघोरी बाबा की बातों पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था। पहले भी उनका प्लान फेल हो चुका था, ऊपर से इस बार भी कल्कि ने दारा को खत्म कर दिया। उनका हर प्लान फेल हुआ है। अरे बस ना, अघोरी बाबा एक सिद्ध पुरुष है। वो अपनी पर आ जाए तो भले ही कल्कि को खत्म ना कर सके, लेकिन राजवीर को बचा तो लेंगे ही। उसे अघोरी बाबा कुछ नहीं होने देंगे।
ठाकुर ने ये कहा ही था कि तभी उनके कानों पर किसी की आवाज पड़ी। वो खुद बेहोश हो चुके हैं। उन सबने जैसे ही हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ देखा तो उन्हें पता चला अघोरी बाबा का शिष्य दौड़ते हुए हवेली के अंदर आ रहा है। उसकी बात सुन आरोही और ठाकुर सूरजभान सिंह जड़ हो गए। उन दोनों को ही उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या बक रहे हो? वो बेहोश हो गए हैं? मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ ठाकुर साहब, वो जब कल्कि को राजवीर की मदद से खत्म करने के इरादे से जंगल में उसके ठिकाने की तरफ जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें काले सर्प ने काट लिया। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर जंगल से भाग पाए। सुना आपने पापा? अब मेरा राजवीर अकेला है वहाँ। नहीं, वो अकेला नहीं है। गुरुदेव ने बाल मुकुंद और बाकी के शिष्यों को राजवीर की मदद करने के लिए तुरंत भेज दिया था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि कल्कि ने दारा को मार गिराया है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर कल्कि इतनी शातिर कैसे है। वो राजवीर के पास गई कैसे नहीं? मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे बस इतना बताओ मेरा राजवीर कैसा है। ये तो बाल मुकुंद और बाकी के लोगों के वापस आने पर ही पता चल सकेगा। ओह गॉड, मैं अब यहाँ और देर नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए आरोही जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। इससे पहले ठाकुर उसे रोकता वो वहां से निकल चुकी थी। इधर दूसरी तरफ ये सब बातें सुनकर ठाकुर के होश उड़ चुके थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था उसे आज की रात को एक के बाद एक इस तरह के झटके मिलेंगे। इस दौरान वो यही सोच रहा था कि आखिर राजवीर किस हाल में है। वो भी नहीं चाहता था कि राजवीर को कुछ हो, क्योंकि कहीं न कहीं कल्कि के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ठाकुर के पास राजवीर के सिवाय कोई और हथियार भी तो नहीं था। इधर जहां ठाकुर ये सब सोच रहा था वहीं दूसरी तरफ अघोरी बाबा के तीनों शिष्य आहिस्ते आहिस्ते कल्कि के ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान डर के मारे उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। ध्यान से आगे बढ़ो, ये जंगल बहुत घना है, कहीं कोई सांप वाप ना हो। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर इस जंगल में इतनी घोर शांति कैसे है? राजवीर ठीक तो होगा ना? अभी कुछ मत बोलो, हो सकता है कि कल्कि उसके साथ संभोग कर रही हो। हमें मौका देखकर उस पर वार करना होगा। उन तीनों को इस बात का पता नहीं था कि कल्कि ने दारा को मार दिया है और वो उस जंगल में अब कुछ भी कर सकती है। वो इस बात से अनजान आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वो जंगल के उस इलाके में पहुंच गए जहां उन्होंने राजवीर के लिए बिस्तर लगाया था। यही वो इलाका है जहाँ राजवीर के साथ कल्कि संभोग करने वाली थी। आगे ध्यान से बढ़ना। बाल मुकुंद ने दिव्य त्रिशूल को कसकर यूं हाथ में पकड़ लिया मानो वो उससे किसी भी पल वार कर देगा। तभी वो एक पेड़ के पीछे छुपकर आगे का जायजा लेने लगा। ध्यान से, किसी भी तरह का शोर नहीं करना है। उधर देखो जरा क्या हो रहा है। एक दूसरे शिष्य ने कहा और उसके बाद बड़े ध्यान से पेड़ों के पीछे से छिपते हुए आगे बढ़े। तभी उनकी नजर उस बिस्तर पर पड़ी। उतरी राजवीर। अगले ही पल उन्होंने जैसे ही अपनी आंखों के सामने का नजारा देखा तो वो तीनों वहीं थम से गए। उनके हाथ पैर सुन पड़ गए। आखिर क्या कल्कि ने राजवीर को खत्म कर दिया है या उसके साथ संभोग करने वाली है? जानने के लिए उन्होंने जैसे ही आगे का मंजर देखा उनके पैरों तले जमीन ही निकल गई। राजवीर बिस्तर के पास में जमीन पर पड़ा हुआ था। जंगल के चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन जिस जगह पर राजवीर का बिस्तर लगाया गया था वहां पर कैंडल्स की रोशनी में उन सबको अच्छे से दिखाई दे रहा था। ये राजवीर को क्या हो गया है बालमुकुंद? कहीं कल्कि ने इसे भी तो नहीं? हमें जाकर देखना होगा उसे। ठहरो, लेकिन अगर वहाँ कल्कि हुई तो? हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अघोरी बाबा का दिया हुआ दिव्य त्रिशूल है। कल्कि चाहकर भी हमसे पंगा नहीं ले सकेगी। ऊपर से सुबह के 4 बजने वाले हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय होने वाला है। कल्कि की शक्तियां ब्रह्म मुहूर्त में कम हो जाती हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो राजवीर को देखते हैं। बंशी के कहने पर वो सब राजवीर की तरफ दौड़े। उन्होंने सोचा था कि कल्कि राजवीर के साथ संभोग कर रही होगी और मौका देखकर वो लोग उसे खत्म कर देंगे, लेकिन वहां तो उन्हें कुछ और ही नजर आ रहा था। कुछ ही देर में वो लोग राजवीर के नजदीक पहुंच गए। हालांकि उनके पास आने के बाद भी राजवीर जब हिला नहीं तो वो डर गए। राजवीर, ये तो जमीन पर यूं पड़ा है जैसे। आगे बोलते बोलते बंशी रुक गया। राजवीर, बंसी, इसको तो किसी तरह का खून नहीं आया हुआ है और ना ही कोई निशान है। जरा पानी देना। लग रहा है ये जिंदा है। इसकी तो नालियां में चल रही हैं। बाल मुकुंद ने जैसे ही देखा कि राजवीर जिंदा है तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मतलब ये बेहोश हो गया है? हाँ, तो मुझे पानी दो जल्दी। लो पानी। उसने एक छोटे से कलश में गंगा जल डालकर उसे थमाया। लग रहा है शायद इसने ऐसा कुछ देख लिया हो जो बेहद भयानक था और फिर डर के मारे बेहोश हो गया होगा। पता नहीं क्या हुआ इसके साथ। राजवीर, उठो राजवीर। बाल मुकुंद ने उसके मुंह पर पानी छिड़का मगर फिर भी उसे होश नहीं आया। ये देखकर उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था। ये क्या हो गया है इसको? ये उठ क्यों नहीं रहा? अभी ये सब बातें करने के लिए जगह सही नहीं है। हमें इसे यहाँ से गाँव लेकर जाना चाहिए। वहीं डॉक्टर को दिखाएंगे, तब पता चलेगा कि आखिर इसको हुआ क्या है। तुम सही कह रहे हो, चलो उठाओ इसको। जिसके बाद उन तीनों ने मिलकर राजवीर को गोद में उठाया और फिर उदयवाड़ा गांव की तरफ निकल गए। उनके दिमाग में अब यही सवाल था कि आखिर राजवीर के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे वो जिंदा तो बच गया मगर वो बेहोश हो गया। करीब 2 दिन बीत चुके थे। सांप के काटने के चलते अघोरी बाबा अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। वहीं दूसरी तरफ 2 दिन बीत जाने के बाद भी राजवीर को होश नहीं आया था। उस दिन अघोरी बाबा के शिष्यों द्वारा राजवीर को जंगल से लाने के बाद डॉक्टर ने भी राजवीर को नॉर्मल बताया, लेकिन होश न आने के चलते आरोही को बहुत टेंशन हो रही थी। वो इस दौरान राजवीर के पास ही बैठी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर को अब अपने करीब मंद मंद हवा बहते हुए महसूस हो रही थी। उसको मौसम में हल्की ठंडक लग रही थी, लेकिन ठंड उससे कोसों दूर थी। उसे इस दौरान लग रहा था जैसे वो उस सपने वाली लड़की की बाहों में है। तभी उसे अपने कानों में आरोही की आवाज महसूस हुई। वीर, तुम ठीक हो वीर? अपने नाम सुनते ही उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने सामने देखा तो वो चौंक गया। आरोही उसके चेहरे पर हल्का सा झुकी हुई थी। वो उसके बालों में हाथ फिराते हुए उसे बुला रही थी। उसने तुरंत आसपास नजर दौड़ाई तो उसे पता चला कि वो हवेली में अपने कमरे में था। ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। वो तुरंत उठकर बैठ गया। आरोही, तुम? मैं तो जंगल में था, फिर यहाँ। 1 मिनट, मैं शायद सपने में हूँ। उसने जैसे खुद से ही कहा, लेकिन तभी आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं वीर, तुम सपने में नहीं हो, ये सच है। तुम यही अपने रूम में हो, देखो। उसने रूम में खड़े बाकी के फैमिली मेंबर्स की तरफ प्यार से इशारा किया। राजवीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और मैं यहाँ कैसे आया? और कल्कि? वीर, शांत हो जाओ, सब बताती हूँ मैं। तो बताओ ना, आप सब चुप क्यों? क्या हुआ था मेरे साथ? मुझे वो एक लड़की दिखाई दी थी। वो मेरी तरफ आ रही थी और फिर वो गायब हो गई थी। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ और मैं बेहोश हो गया। क्या हुआ था? राजवीर को इस वक्त बहुत बेचैनी हो रही थी। वो जानना चाहता था कि क्या कल्कि ने उसके साथ कुछ किया भी था या नहीं। दरअसल हुआ ये था कि उस रात आरोही ने उसे बताया कि कैसे अघोरी बाबा के सांप के काट लेने के बाद उसकी मदद करने के लिए अघोरी बाबा के शिष्य जंगल में गए थे। लेकिन बेटा, जब वो लोग वहां पहुंचे तो देखा कि वहां सन्नाटा छाया हुआ था और तुम वही अपने बिस्तर के करीब बेहोश पड़े हुए थे। तभी आरोही ने इमोशनल होकर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। और राजवीर, जब उन्होंने तुम्हें ऐसे पड़े देखा तो एक पल को उन्हें लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है, लेकिन फिर उन्होंने तुम्हें चेक किया तो तुम्हारे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। तुम बस बेहोश ही हुए थे। डॉक्टर ने बताया था कि तुम शायद शॉक की वजह से बेहोश हो गए हो, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि तुम 2 दिन से ऐसे ही सो रहे थे। मैं तो काफी डर गई थी। लेकिन बेटा, तुम्हारे साथ हुआ क्या था? क्या तुमने कल्कि को देखा था? आरोही की मां के पूछने पर राजवीर एक पल के लिए चुप सा हो गया। बोलो राजवीर, तुम अभी क्या कह रहे थे? लड़की? कौन सी लड़की थी वहाँ? वो कल्कि थी क्या? उसने कुछ कहा तुमसे? तुम्हें कुछ याद आ रहा है? आरोही ने एक साथ कई सारे सवाल पूछ डाले। राजवीर ने एक नजर उन सब की तरफ देखा। नहीं, कुछ खास नहीं हुआ था। एक लड़की मुझे जरूर दिखाई दी थी, लेकिन धुंध की वजह से उसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दिया था। वो कौन थी, क्या था, मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, चमेली के फूलों की खुशबू जरूर वहां से आई थी। ऐसा लगा जैसे कल्कि आई हो, लेकिन अगले ही पल
जाने क्या हुआ और मैं बेहोश हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, जो भी हो मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि तुम एकदम ठीक हो, क्योंकि कुछ नहीं हुआ। मुझे इसके सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। आरोही ने प्यार से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में राजवीर को अपने लिए ठेर और मोहब्बत दिखाई दे रही थी। यही वजह थी कि उसे अपने भीतर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आई एम सॉरी आरोही कि मैंने तुमसे आधी बात छिपाई। मैंने तुम्हें सच नहीं बताया कि जंगल में मुझे जो लड़की दिखाई दी थी वही मेरे सपनों में भी आती है। हालांकि मुझे पता नहीं कि वो सच था या कल की का फैलाया हुआ कोई इल्यूजन, और मैं तुम्हें सच नहीं बता सका। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई भी प्रॉब्लम आए। ये सब सोचकर राजवीर को काफी गिल्ट फील हो रहा था, लेकिन सच तो ये था कि वो खुद को दोनों तरफ से फंसा हुआ महसूस कर रहा था। एक तरफ वो लड़की थी जिसका असल जिंदगी में कोई अस्तित्व है या नहीं ये तक उसे नहीं पता था, लेकिन वो जब भी उसके सपनों में आती, उसके ख्यालों में आती थी, वो सब कुछ भूल जाता था। वो उसे बेहद अपनी सी लगती थी, जैसे उसी का हिस्सा हो। और दूसरी तरफ आरोही थी जिसे वो प्यार करता था और वो भी उसे बहुत चाहती थी, लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी वो उसे झूठ बोल रहा था, उससे बातें छिपा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन अब ये सब क्लियर होना बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन क्या वो अपने सवालों का जवाब जान पाएगा, ये वो भी नहीं जानता था। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि आखिर कल की उससे संभोग करने के लिए उसके पास क्यों नहीं आई। राजवीर चाहकर भी आरोही को रात का सच नहीं बता पा रहा था। सभी लोग उसे रूम में आराम करने के लिए छोड़कर बाहर चले गए थे। इधर उसकी आंखों के सामने अभी भी वो सीन घूम रहा था जब वो लड़की जंगल में अचानक से उसके सामने आई थी और फिर गायब हो गई थी। फिर वो खुद भी अचानक कैसे बेहोश हो गया ये भी उसे मालूम नहीं था। हालांकि न जाने क्यों वो चाहकर भी उस लड़की को अपने हेलुसिनेशन या कल्कि के फैलाए कोई इल्यूजन नहीं मान पा रहा था। उसे वो सब बिल्कुल सच सा मालूम हो रहा था। पर अगर वो लड़की कल्कि का खेला गया कोई खेल नहीं है तो कौन है फिर वो कैसे मेरे जहन में अटकी हुई है? वो मेरे सामने रो रही थी, पर क्यों? कहीं वो मेरी सिंपैथी पाकर मेरे दिल में अपने लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर बनाने के लिए तो ये सब नहीं कर रही। राजवीर को उस लड़की की आंखों में आंसू देखकर एक अलग सी तकलीफ महसूस हुई थी। वो नहीं चाहता था कि वो लड़की उदास हो। यही नहीं, जब उसकी आंखें उसे टकराई थीं तो वो दोनों ही एक दूसरे में खो से गए, लेकिन तब वो लड़की मुस्कुराने की बजाय दुखी नजर आ रही थी। उसको उसके सपने में वो लड़की शिवा के साथ हमेशा हंसती हुई दिखाई देती थी, इसलिए उसे उसका खिलखिलाता चेहरा ही भाने लगा था। ये सब सोचते हुए अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक सा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवा के साथ कुछ हो गया हो, शायद कल्कि की वजह से या फिर कुछ और? उसकी आंखें चमकने लगी थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसका अंदाजा सही हो सकता है। हो ना हो, ऐसा ही हुआ होगा। तभी तो उसकी आंखों में इतनी उदासी थी, तभी तो वो सपने में हमेशा शिवा के साथ ही होती थी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लड़की भी शायद जिंदा नहीं है, इसलिए वो शायद सपने में मुझे हिंट दे रही है। लेकिन वो मुझे क्यों हिंट दे रही है? क्या इस सिंबल की वजह से? क्या मैं ही उसकी हेल्प कर सकता हूँ? तो वो चाहती क्या है मुझसे, ये भी तो समझ नहीं आ रहा। उफ, इतने सारे सवालों में फंसकर राजवीर ने अपना सिर पकड़ लिया। उसके सिर में अभी दर्द महसूस हो रहा था। ये सिर दर्द अब ये क्यों हो रहा है? आखिर मेरे बेहोश होने के बाद ऐसा क्या हुआ था कि मैं इतना लो फील कर रहा हूँ? सिर फटा सा जा रहा है। क्या कल की मुझसे मिलने आई थी? अगर आई थी तो कहीं उसने मेरे साथ बेहोशी की हालत में कहीं वो सब तो। आगे का ख्याल आते ही उसकी आंखें फैल गई थी। उसे तुरंत अपने हाथ, पैर, छाती और बाकी अंगों को ध्यान से देखा, लेकिन उसे सब ठीक लग रहा था। कहीं एक बारीक सी खरोच भी नहीं थी। सब तो ठीक ही है, और सिर दर्द के अलावा ऐसा तो नहीं लग रहा कि बेहोशी की हालत में कल की जैसे चुड़ैल ने मेरे साथ कुछ गलत किया हो। और अगर ऐसा होता भी तो उसके बाद कल की मुझे जिंदा नहीं छोड़ती। वो अगर मेरे साथ फिजिकल हो सकती है तो फिर मुझे मार भी सकती है। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। उसने राहत भरी एक ठंडी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। गॉड, ये क्या हो रहा है? लाइफ कितनी सही जा रही थी और अब देखो किन चक्करों में फंस गया हूँ। कैसे बाहर निकलूं सबसे? पर एक बात तो है, अब वो लड़की सपने से बाहर भी मेरी जिंदगी में दस्तक देने लगी, इसलिए मुझे उसको सीरियसली लेना ही होगा। वो बड़बड़ाया। हालांकि आगे क्या होने वाला है इस बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था। आरोही, वो लड़की और कल्कि, उन तीनों के बीच वो खुद को पिसता हुआ सा महसूस कर रहा था। एक पल को तो उसे ये तक लगने लगा था जैसे कि वो तीनों ही बस अपने फायदे के लिए ही उसे पाना चाहती हैं। यही सब सोचते हुए वो सो गया। इधर दूसरी तरफ अघोरी बाबा उस सांप के काट लेने के बाद से काल भैरव मंदिर में नहीं गया था। उसके बजाय वो गांव के मुख्य मंदिर के पीछे बने कमरे में अपने शिष्यों के साथ था। वो दर्द से छटपटा रहा था। वो दुष्ट सांप पता नहीं कहाँ से आ गया था उस वक्त। गुरुदेव, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि गुरुदेव की हालत कैसी है? हाँ कुसुम, जरूर वो सांप बहुत विषैला होगा, तभी तो गुरुदेव के ऊपर भी उसका इतना असर है। हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इतना खतरनाक सांप कहाँ से आ गया। इस जंगल के सांपों को हम जानते हैं, उनका इलाज भी। पर ये कोई बात नहीं गुरुदेव, आप सुरक्षित हैं, यही बड़ी बात है। कुसुमनाथ ने उसके घाव पर वापस जड़ी बूटी बांधते हुए कहा तो अघोरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई बात, अरे बहुत बड़ी बात हो गई। उस दुष्ट के ऐसे डस लेने की वजह से ही तो मेरी सारी योजना सफल हो गई। अब कैसे मैं कल्कि को वश में करूंगा? वो अपने मन में ही सोचते हुए अफसोस कर रहा था। तभी अचानक से उसका एक शिष्य अंदर आया। गुरुदेव, गुरुदेव, क्या है जो चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें भी किसी सांप ने डस लिया है? क्षमा कीजिए गुरुदेव, वो ठाकुर साहब से मिलने आए हैं, वो काफी परेशान लग रहे हैं। आप अगर बात करने की स्थिति में हो तो मैं उन्हें भीतर भेज दूं? उसने सिर झुकाकर पूछा तो अघोरी ने कुछ सोच कर गर्दन हिला दी। भेज दो और तुम सब बाहर जाओ। उसने बाकी लोगों को कमरे से बाहर भेज दिया। तभी ठाकुर सूरजभान सिंह ने उसे कमरे में कदम रखा। प्रणाम अघोरी बाबा। हाँ आओ बैठो। अघोरी अपनी चारपाई पर दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। उसने सूरजभान को भी बैठने का इशारा किया। सूरजभान ने दरवाजा बंद किया और फिर पास में रखे स्टूल पर बैठ गया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। बाबा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ऐसे शांत कैसे बैठ सकते हैं? आप तो सिद्ध पुरुष हैं, फिर आप पर उस सांप का जहर का असर कैसे हो सकता है? ठाकुर, भले ही मेरे पास बहुत सी सिद्धियां हैं, मगर हूं तो मैं भी एक इंसान ही ना। जहर सबके लिए एक समान होता है, पर फिर भी आपको नहीं लगता कि उस सांप के जहर का कुछ ज्यादा ही असर हुआ है आप पर? वही तो मैं समझ नहीं पा रहा। खैर ये छोड़ो, तुम क्या कहने आए थे वो बताओ। कहने का बाबा, मैं तो अब भी ये सोच रहा हूँ कि उस चुड़ैल ने आखिर तारा को कैसे मार दिया, कैसे उसने आपकी योजना में सेंध मार दी। आप तो बोल रहे थे ना कि राजवीर को देखकर वो कल की उसके पास आ जाएगी, उसके साथ संभोग करेगी, लेकिन क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया। देखो सूरजभान। अघोरी बाबा आगे बोलता इतने में ही ठाकुर सूरजभान सिंह ने एक बार फिर उसे बीच में टोक दिया। क्या देखो बाबा, हम सबकी नजरों में गिर चुके हैं। गांव वालों को हमसे उम्मीद थी, लेकिन उनसे भी ज्यादा मैं चाहता हूँ कि इस कल की नाम के कांटे को निकाल फेंकूं, उसे चला दूं, लेकिन मेरा बस नहीं चला। आपने जो कहा मैंने सब किया, लेकिन अब नहीं। अब मेरा मन कर रहा है कि उस कल्कि का सामना मैं खुद करूं, उसके सामने जाकर उसे हराऊं। मैं अब इंतजार नहीं कर पा रहा हूं। ऐसी बेवकूफी करना भी मत ठाकुर। लेकिन कुछ नहीं,
मैं मानता हूँ कि इस बार सब वैसा नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था, लेकिन तुम कल्कि से सीधे सीधे कभी टक्कर नहीं ले सकते। उसको जो श्राप मिला था उसकी वजह से वो तुम्हें जान से भले ही नहीं मार सकती, लेकिन अगर तुम उसके इलाके में गए तो वो तुम्हारे शरीर के एक एक हिस्से को इतना नुकसान पहुंचा देगी कि तुम्हारे लिए मौत जिंदा रहने से भी बेहतर होगी। इसलिए अपने दिमाग से ये ख्याल भी निकाल दो कि तुम कल्कि से लड़ोगे। अघोरी ने उसे चेतावनी देते हुए समझाया तो ठाकुर मन महसूस कर रह गया। ठीक है बाबा, आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। कुछ जवाब तो मुझे भी चाहिए ठाकुर। मेरे मस्तिष्क में ये सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर कल्कि ने अपनी वासना पर इतना काबू कैसे कर दिया? कैसे वो राजवीर को देखकर भी उसके करीब नहीं गई? कैसे उसने राजवीर को जिंदा छोड़ दिया और तारा के पास चली गई, वो भी अपना वादा पूरा करने के लिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर जैसे ही मुझे इन सवालों के जवाब मिलेंगे मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा और कल्कि का तोड़ भी निकालूंगा। कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे अब जल्द से जल्द परिणाम चाहिए। आप जानते हैं कि मैं बहुत घाव सह चुका हूँ और अब मुझ में और चोटें सहने की क्षमता नहीं है। ज्यादा मत सोचो ठाकुर, मैं जल्दी ही सब पता कर लूंगा। अघोरी पापा ने ठाकुर को ये कह तो दिया था कि वो जल्दी ही कल्कि का तोड़ निकालने के साथ साथ अपने सवालों के जवाब पालेगा, लेकिन सच तो ये था कि वो खुद भी अपने ही सवालों में उलझा हुआ था। उसके मुताबिक कल्कि राजवीर को देखने के बाद खुद को किसी भी हाल में रोक नहीं सकती थी। ऐसे में राजवीर से संभोग करने के लिए कल्कि का उसके पास ना जाना उसे खल रहा था। उदयवाड़ा गांव के एक छोटे से घर में एक 23-24 साल की लड़की अपने छोटे से कमरे में बैठकर पढ़ रही थी। घर की हालत देखकर लग ही रहा था कि वो लोग काफी गरीब थे। वो लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी, उसके चेहरे से ही मासूमियत छलक रही थी। पढ़ते हुए बार बार अपने चेहरे पर बिखर रही अपने बालों की लटों को दूर करने की उसकी अदा उसे और भी खास बना रही थी। वो अपने बालों के साथ यूं अटखेलियां कर रही थी कि तभी बाहर से उसकी माँ की आवाज आई, अवंतिका, ए अवंतिका। हाँ मम्मी, क्या हुआ? उसने बैठे बैठे ही जवाब दिया तो उसकी माँ चिढ़ गई। अरे अब पढ़ती ही रहोगी क्या? जाओ अपने बाबा को खाना दो जाकर, मुझे कुछ काम है। अरे तो गुस्सा क्यों कर रही हो मम्मी? अभी दे देती हूँ। वो मुस्कुराई और फिर उठकर बाहर जाते हुए उसने अपनी माँ के गाल को जोर से खींच लिया। छोड़। अवंतिका अक्सर यूं ही अपनी माँ के साथ मस्ती किया करती थी। हालांकि वो ज्यों-ज्यों बड़ी हो रही थी उसकी माँ की चिंता उसको लेकर कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी। उन्हें इस बात का भी ताज्जुब होता था कि कब वो इतनी बड़ी हो गई। इधर रसोई में आकर अवंतिका ने खाना परोसा और आंगन में बैठे अपने पापा के पास गई। उसने जैसे ही खाने की थाली अपने पापा की तरफ बढ़ाई उन्होंने मुंह फेर लिया। रहने दे बेटा, मेरा मन नहीं है। अवंतिका ने देखा उनके चेहरे पर चिंता और परेशानी दिखाई दे रही थी। ये देखकर अवंतिका की मुस्कान भी गायब हो गई। क्या हुआ बाबा? आप इतने परेशान क्यों हैं? उस कल्कि के अलावा कोई और परेशानी हो सकती है क्या? पता नहीं कब उससे इस गांव को छुटकारा मिलेगा। उसकी वजह से मेरा तो खाना खाने का ही मन नहीं करता। बाबा, वो कल्कि तो कब से है यहाँ, अब क्या उसकी वजह से आप खाना भी छोड़ देंगे? तो और क्या करूं? तू ही बता मुझे। तुझे पता है ना, हमारा जंगल के किनारे वाला 5 बीघा खेत उस कल्कि की वजह से पिछले 30 सालों से खाली पड़ा रहता है। मैं उसे वो ही नहीं पाता कि कहीं वो ना आ जाए। बाबा आप क्या कर सकते हैं इसमें? उस खेत के लिए अपनी जान तो खतरे में नहीं डाली जा सकती ना। वही तो बेटा, हमारे घर की हालत उस कल्कि की वजह से ही इतनी खराब है। अगर हम वो जमीन में फसल उगा पाते तो शायद हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी होती। मैं पाई पाई जोड़कर तुझे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब बहुत परेशानी हो रही है। मेरी मजदूरी से कुछ नहीं हो पा रहा, ऊपर से मेरी उम्र भी हो रही है। पर बाबा कल्कि का सामना करना हमारे हाथ में तो है नहीं, ऐसे में फिर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? कैसे ना हो इतना परेशान? जब राजवीर इस गांव में आया था तो एक उम्मीद बंधी थी कि वो अघोरी बाबा के साथ मिलकर कल्कि को खत्म कर देगा, लेकिन हुआ क्या? वो अब भी खत्म नहीं हुई है, वो गांव को तबाह कर देगी। गांव का तो पता नहीं, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगी। कैसे नहीं होने देगी? तू हमें परेशान, तू क्या कर लेगी? आप भूल गई माँ, मेरी अध्यापक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, ऐसे में समझो मेरा सिलेक्शन हो ही गया। और एक बार मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं आपको यहाँ से किसी और जगह लेकर चली जाऊंगी, फिर इस गांव से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तुम समझ नहीं रही बेटा, तुम्हारे सिलेक्शन से क्या ही फर्क पड़ेगा? तुम जानती हो ना कि तुम हमारी बेटी हो और बेटियां भला कब तक सहारा देंगी? तुम्हारा ब्याह होगा तो तुम्हें अपना घर-बार देखना होगा। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पूरी जिंदगी आपका सहारा बनकर रहूंगी। मैं अपने होने वाले पति के सामने यही शर्त रखूंगी कि मैं अपनी आधी तनख्वाह अपने बाबा को दूंगी। आखिर आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। अवंतिका ने प्यार से अपने पापा को गले में बाहें डालते हुए कहा तो उनके परेशान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तू भी ना कैसी बातें कर रही है? होने वाले पति के सामने भी कोई शर्तें रखता है क्या? हाँ तो क्यों नहीं रख सकती? मैं तो रखूंगी और उसे माननी भी पड़ेगी। अच्छा छोड़ो और आप खाना खाओ। अवंतिका के कहने पर उसके पापा खाना खाने लगे। हालांकि उनके चेहरे को देखकर लग नहीं रहा था कि उनकी चिंता कुछ कम हुई है। बाबा आप अभी भी परेशान हो? मैंने कहा ना मैं सब ठीक कर दूंगी। नहीं, तुम्हें लेके परेशान नहीं हूँ। मैं तो अघोरी बाबा की चेतावनी के बारे में सोच रहा हूँ। उन्होंने कहा था ना कि अगर सोमवती अमावस्या को कल्कि किसी भी तरह से बच गई तो वो इस समूचे गांव को तबाह कर देगी। क्या सच में वो इस उदयवाड़ा गांव को अब तबाह कर देगी? ये सवाल केवल अवंतिका के पिता का ही नहीं बल्कि उदयवाड़ा में रहने वाले हर एक इंसान का था। खाना खाने के बाद अवंतिका के पिता जहाँ सोने चले गए, वहीं दूसरी तरफ अवंतिका भी परेशान होकर अपने कमरे में सोने चली गई। शाम से कब रात हो गई उसे पता भी नहीं चला। इस दौरान बाहर उदयवाड़ा गांव में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ था। खौफ से भरे 2 दिन बिना किसी अनहोनी के बीत चुके थे। इस बीच न तो कल्कि की कोई खबर मिली थी, न ही दूसरी कोई घटना घटी थी। हालांकि इसके बाद भी लोगों के बीच डर समाया हुआ था। आखिरकार इतने इंतजार के बाद भी कल्कि बचकर निकल गई थी। यही वजह थी कि अब उन्हें लग रहा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इधर हवेली में जहां सब सोए हुए थे, वहीं राजवीर अपने रूम में बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। अघोरी बाबा कल हवेली तो आने वाले हैं, लेकिन क्या सच में उनके पास कोई उपाय होगा? आखिर जिसे वो अपना सबसे बड़ा हथियार मान रहे थे वो तो कल्कि के सामने बेकार हो चुका है। अब तो मैं उसे अपने प्यार के जाल में भी नहीं फंसा सकता। मतलब इस बार कुछ हटकर सोचना होगा, तभी कुछ हो सकता है। ये सोचते हुए उसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो उसे पता चला 12 बजने वाले थे। काफी देर हो गई है, मुझे भी सोना चाहिए। एक तो यार ये लेटे लेटे भी दिमाग खराब हो गया है। उसने इससे झटका और फिर बिस्तर पर लेट गया कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। 1 मिनट, अघोरी बाबा कल्कि का तो कोई उपाय सोच लेंगे, लेकिन वो लड़की, उस लड़की के बारे में मैं किसी को नहीं बता सकता, इसलिए उसके बारे में तो मुझे ही पता करना होगा। उसके मन में फिर से उस लड़की के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा मचल उठी। वो चाहकर भी उसको अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर शिवा और उस लड़की की क्या कहानी है। उसने एक बार सूरजभान सिंह का जिक्र किया था, मतलब ये भी उस लड़की या शिवा को जानते होंगे। तो क्या मुझे सीधे सीधे आरोही के पापा से पूछना चाहिए? तो फिर से उठकर बैठ गया। उस लड़की को ढूंढने के लिए वो इतना बेचैन हो रहा था कि सीधे सूरजभान सिंह से भी पूछने में उसे कोई गुरेज नहीं लगा। पर अगले ही पल उसके मन ने उसे रोक लिया। नहीं, जितना मैंने समझा है उस हिसाब से इस आदमी की सोच सही नहीं है। उस दिन कैसे आरोही के बारे में बोल रहे थे, आरोही का तो नहीं पता, लेकिन ये तो पक्का ही मेरा इस्तेमाल कल्कि को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। ऊपर से अगर उस लड़की के मुताबिक इस चीज पर बुरी नजर थी तो ये उसके बारे में मुझे भला क्यों नहीं बताएंगे? राजवीर को वैसे तो ठाकुर सूरजभान सिंह के बुरे कर्मों के बारे में कुछ क्लियर नहीं मालूम था, लेकिन इतने दिन तक साथ रहने के बाद उसकी सिक्स्थ सेंस ने उसे ठाकुर के गलत होने का एहसास करवा ही दिया था। यही वजह थी कि वो उस लड़की के बारे में पूछकर नई मुश्किलें नहीं खड़ा करना चाहता था। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा? और हाँ, एक चीज हो सकती है। अचानक ही राजवीर की आंखों में चमक आ गई। वो लड़की खुद मुझसे अपनी कहानी कह रही है, तो क्यों ना उसी से पूछा जाए
क्या पता वो सच में मेरी बात सुन ले और वो सच्चाई मेरे सामने ला दे, जो किसी और से मुझे पता नहीं चल सकती। मेरे सपने भी तो हमारी कन्वर्सेशन का जरिया बन सकते हैं। उसने मन ही मन सोचा। हालांकि ये बहुत बचकानी सी चीज थी। भला असल जिंदगी में जिन चीजों के जवाब वो चाहता था वो सपने में उसे कैसे मिल सकते थे? लेकिन राजवीर की जिंदगी में इस वक्त जो भी हो रहा था वो भी तो नॉर्मल नहीं था, इसलिए उसे यही तरीका सही लगा। उसे वापस लेटकर आंखें बंद कर ली और अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया। सुनो, तुम मुझे सुन रही हो ना? देखो, मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, तुम्हारा शिवा कौन है और तुम दोनों का मेरे साथ क्या रिश्ता है। अगर तुमने भी तो कुछ नहीं बताया मुझे, लेकिन तुम जानती हो ना कि तुम्हारा ख्याल मुझे बेचैन कर देता है। राजवीर इस तरह से बोल रहा था मानो वो लड़की उसके सामने ही बैठी हुई है। मैं आरोही से बहुत प्यार करता हूँ और उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी पहेली को सुलझाना जरूरी हो गया है। अगर तुम सच में मुझे कुछ बताना चाहती हो या मुझसे तुम्हें कुछ चाहिए, कोई हेल्प, तो प्लीज मुझे क्लियर बताओ, तभी शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। प्लीज प्लीज टेल मी एवरी सिंगल थिंग। उसने कहा और आंखें खोल दी। उसकी आंखों में अचानक से नमी आ गई थी जिसकी वजह वो नहीं जानता था, और यही सब उसे परेशान कर रहा था। वो कुछ पल ऐसे ही सीलिंग फैन को ताकता रहा और फिर करवट बदलकर लेट गया। सोने से पहले राजवीर को ये उम्मीद जरूर थी कि वो लड़की उसके सपनों में आकर उसे सब कुछ बताएगी। हालांकि क्या उसका तरीका उसके काम आएगा ये वो नहीं जानता था। जहां एक तरफ राजवीर अपने सवालों का जवाब जानने के इरादे से सो गया था, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर में राजवीर के मम्मी पापा लेटे हुए थे। राजवीर के पापा जहां नींद में थे, वहीं उसकी मां की आंखें खुली हुई थी। वे चुपचाप सीलिंग फैन की तरफ देख रहे थे कि अचानक उसके पापा ज्ञानेंद्र ने करवट बदली। अरे विद्या, क्या हुआ? तुम इतनी देर तक क्यों जाग रही हो? जैसे ही उनकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ी वो चौंक गए। कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही? क्यों? तुम परेशान हो ना? वो तुरंत उठ बैठे, जिसके बाद राजवीर की मां भी बैठ गई। हाँ, वो पता नहीं क्यों मुझे राजवीर की बहुत फिक्र हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो परेशान है। लेकिन मुझे तो सब ठीक लग रहा है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि राजवीर ठीक नहीं है? क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। तो मैं भी तो उसका पापा हूँ ना, क्या मैं उसे प्यार नहीं करता? मेरा वो मतलब नहीं है, बस मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। आप तो जानते हैं ना, उसको लेकर मुझे एहसास हो जाता है। बस इस बार भी वही हो रहा है। कुछ तो गलत है। तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे लगता है जैसे राजवीर हमसे कुछ छिपा रहा है। वो किसी चीज में तो उलझा हुआ है जिसके बारे में हमें नहीं बता रहा। ऐसा कुछ नहीं है विद्या, तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा। तुम जानती हो ना, राजवीर हमसे कुछ नहीं छिपाता। उसने तो आरोही के बारे में भी हमें बता दिया था। वही तो मैं कह रही हूँ, हमारे बच्चे ने आज तक हमसे कुछ नहीं छिपाया। लेकिन पहले वो जब भी हमसे बात करता था वो हमेशा खुश होकर बात करता था, पर अब जब भी बात करता है तो लगता है जैसे खुद में ही उलझा हुआ है। उसे कभी किसी चीज की टेंशन ही नहीं होती थी, सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपने करियर के बारे में बात करता था। आजकल वो ये सब बातें हमसे शेयर ही नहीं कर रहा। उसकी बातों में वो जिंदगी नजर ही नहीं आती। उसकी लाइफ में कुछ तो गलत हो रहा है। तुम ना बेकार में ही कुछ भी सोच रही हो। अगर ऐसी बात होती तो बता देता ना। वो हो सकता है वो अपने करियर की वजह से कुछ परेशान हो। आखिर अब उसे शादी भी तो करनी है। फिर तुम दिल्ली जैसे शहर का माहौल तो जानती हो ना, कितनी बिजी लाइफ होती है। वो कौन सा आज से वहाँ है? फिर भी राजवीर के पापा ज्ञानेंद्र ने उसकी मां को समझाने की कोशिश की तो उन्होंने उनकी आंखों में देखा। आर यू श्योर कि वो दिल्ली में ही है? क्या दिल्ली में नहीं तो और कहाँ होगा? उसने बताया था ना हमें कि वो आरोही के पापा से मिलकर वापस आ चुका है। वहाँ आरोही के घर में भी सब ठीक है। उन्होंने दोनों की शादी के लिए हाँ भी कर दिया। नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि राजवीर ने हमसे झूठ बोला है। वो दिल्ली में नहीं है। मतलब विद्या, तुम्हें अपने बेटे पर यकीन नहीं है? बात यकीन की नहीं है, पर मुझे सच में उसको लेकर अच्छा नहीं लग रहा। कुछ ऐसा जरूर है उसकी लाइफ में जो गलत है और वो हमसे छिपा रहा है। ऐसे में अगर जाकर देख लेंगे तो क्या ही हो जाएगा? कम से कम मुझे तसल्ली मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो फिर चले जाएंगे दिल्ली। आखिरकार राजवीर के पापा ज्ञानेंद्र ने अपनी पत्नी के सामने हार मान ली। कहीं न कहीं उन्हें भी अब विद्या की बात सही लग रही थी कि एक बार देख लेने में भला क्या ही बुराई है, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी थी। हालांकि वो नहीं जानते थे कि राजवीर सच में दिल्ली में है या नहीं। इधर राजवीर को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगर उसके पापा और मम्मी उसकी तलाश में दिल्ली आएंगे और उन्हें वो नहीं मिला तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। इधर रात के भयानक सन्नाटे ने समूचे उदयवाड़ा गांव को घेर लिया था। राजवीर गहरी नींद में था कि तभी उसे पायल की खनकने की वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अगले ही पल उसकी आंखें खुल गई। ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? वो फुसफुसाते हुए अपने बिस्तर से उठा तो पता चला कि आवाज खिड़की की तरफ से आ रही थी। उसने तुरंत खिड़की के पास पहुंचकर नीचे झांक कर देखा तो एक लड़की राजस्थानी ड्रेस पहनी हुई खड़ी थी। उसका दुपट्टा हवा में दूर तक लहरा रहा था। हालांकि लड़की की पीठ उसकी तरफ थी, जिस वजह से उसका चेहरा उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसी जानी पहचानी सी लड़की को देखकर राजवीर खुद को रोक न सका। वो खिड़की की तरफ बढ़ा। अरे सुनिए सुनिए, कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? वो भी इतनी रात को? जाने क्यों उसे देखकर राजवीर का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी वो लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या बात है शहरी बाबू, अभी तो मुझे याद कर रहे थे और अब पहचान भी नहीं पा रहे। मतलब ये कि जिसको लेकर आपके दिल में हलचल मची हुई है और जिसको लेकर आपके पास सवालों का एक पूरा पिटारा पड़ा हुआ है, मैं वही हूँ। उसकी बात सुन राजवीर एक पल के लिए सकपका सा गया। उसने हौले से अपने सीने पर हाथ रखा तो देखा उसका दिल सच में जोर जोर से उछल रहा था। क्या हुआ? आपने कुछ कहा नहीं? शायद अब आपकी इच्छा नहीं रही कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले। नहीं, मुझे जानना है ना। तुम वहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ, वहीं रुकना। राजवीर तेजी से अपने रूम से बाहर निकल गया। इस दौरान वो पूरी तरह से भूल चुका था कि कल की कोई चाल भी हो सकती थी। कुछ ही देर में वो हवेली के पीछे की तरफ उस हिस्से में पहुंच गया जहां वो लड़की खड़ी थी। लेकिन जैसे ही उसने आसपास देखा तो वो लड़की कहीं नहीं थी। वो भौचक्का सा चारों ओर देख रहा था। हवेली के उस हिस्से में कई अमरूद, जामुन, खेजड़ी जैसे कई पेड़ और झाड़ियां भी खड़ी थी। सुनो, तुम कहीं छिपी हुई हो क्या? देखो, तुम्हें पता है मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज मुझे और तंग मत करो। कहाँ हो? वो उसे पुकारते हुए सब जगह देख रहा था, लेकिन वो सच में वहां से गायब हो चुकी थी। राजवीर की आंखों में अभी थोड़ी देर पहले जो चमक दिखाई दे रही थी वो अब नहीं थी। उसे लगा कि आज फिर वो उससे बात नहीं कर पाएगा कि तभी उसे हवा में खुली हुई वही मदहोश कर देने वाली खुशबू महसूस हुई जो उस रात उसके सामने आने पर फैल गई थी। इसके साथ ही उसे दूर से आती पायल की धीमी आवाज भी सुनाई दे रही थी। मतलब उधर गई है? उसने सोचा और उसी दिशा में तेज कदमों से बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे वो जंगल वाले रास्ते पर चलते हुए दिखाई दी। उसे देखते ही राजवीर चिल्ला पड़ा। अरे सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? रुको। अगले ही पल वो उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी तरफ बढ़ रहा था वो और दूर होती जा रही थी। तुम तो मेरे सवालों का जवाब देने आई थी ना, तो ऐसे क्यों जा रही हो? रुको ना, रुको। वो फिर उसे आवाज लगाते हुए भागा। वो लड़की भी दौड़ पड़ी। उसे यूं दौड़ता हुआ देखकर राजवीर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। हालांकि इतना सब होने के बावजूद भी राजवीर को एक पल के लिए भी कल्की का ख्याल नहीं आया कि वो लड़की जिस तरफ जा रही है उधर कल्की का ही ठिकाना है। उसे ये भी नहीं सोचा कि कहीं वो कल्की ही तो नहीं जो उसके साथ आज रात को संभोग करना चाहे। लेकिन उसके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया। वो तो पागल दीवाना सा उस लड़की के पीछे भागे जा रहा था। कहीं राजवीर की ये बेवकूफी उस पर भारी तो नहीं पड़ेगी? जानने के लिए अगला भाग सुने। राजवीर पागल प्रेमी सा उस लड़की के पीछे भागे जा रहा था। उसे एक बार फिर उस लड़की को पीछे से आवाज दी। अरे ये क्या बात हुई? तुम भाग रही हो? देखो रुक जाओ, वरना मैं वापस लौट जाऊंगा। सुना तुमने?
ये बोलते हुए राजवीर वहीं खड़ा हो गया तो कुछ देर इंतजार करता रहा, लेकिन वो लड़की रुकी नहीं। राजवीर ने गुस्से में जोर से अपना पैर पटका। आगे जंगल शुरू हो रहा था। राजवीर को लगा कि वो नहीं गया तो वो फिर से गायब हो जाएगी, इसीलिए वो फिर से तेज कदमों से उसकी तरफ चल पड़ा। वो दोनों ही अब जंगल में एंटर कर चुके थे। देखो आगे जंगल है, तुम वहां क्यों जा रही हो? हम यही बात करते हैं ना, रुको। उसके कहने के बावजूद भी वो नहीं रुकी। कुछ ही देर में वो लड़की जंगल से बाहर निकलकर एक नहर तक पहुंच गई। वहीं राजवीर उसके कुछ पीछे अभी जंगल में ही था। अजीब पागल लड़की है, रुकना तो दूर जवाब भी नहीं दे रही। राजवीर ने बड़बड़ाते हुए जैसे ही जंगल से बाहर कदम रखा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने देखा चारों ओर हल्का सा कोहरा छाया हुआ था और सामने सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने एक बार पलट कर देखा तो जंगल के भीतर अभी भी काफी अंधेरा था, मानो एक तरफ रात हो तो वहीं दूसरी तरफ दिन। ये देखकर वो सकपका सा गया। ये क्या? जंगल में तो अभी भी अंधेरा है और यहाँ बड़बड़ाते हुए उसने अपनी आंखें मली और वापस घूमा। जैसे ही वो पलटा तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी नजर सड़क किनारे गड़े हुए माइलस्टोन पर पड़ी जिस पर लिखा था सहारनपुर 1 किलोमीटर। सहारनपुर? उसने इधर उधर देखा। उसके सामने से ही पक्की सड़क गांव में जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ कई सारे खेत थे जिनमें धान की फसल लहरा रही थी। फसल में बालियां पक चुकी थीं, जिससे उनकी भीनी सुगंध हवा में फैली हुई थी। राजवीर को यह सुगंध इतनी अच्छी लगी कि अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। यहाँ से सहारनपुर गाँव शुरू होता है, उस दिन यही तो हम आए थे। वहीं धीमे से फुसफुसाया। उसे अच्छी तरह से याद आ रहा था कि एक दिन जब वो सहारनपुर अकेले जाने वाला था तो यहाँ से आगे वो जा नहीं सका था क्योंकि आरोही और उसके पापा ठाकुर सूरजभान सिंह ने उसे आगे जाने से रोक दिया था। लेकिन आज उसके कदम आगे बढ़ने से नहीं रुक पाए। वो तेजी से सड़क पर चलता गया। कुछ ही देर में वो गांव के अंदर पहुंच गया। राजवीर चला जा रहा था। अब लोगों के घर भी शुरू हो गए थे। तभी उसे पास के घर के बाहर एक औरत दिखाई दी जो झाड़ू लगा रही थी। नमस्ते आंटी, सहारनपुर गाँव यही है ना? उसने उस औरत से बड़े ही प्यार से पूछा, लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। हेलो आंटी, करतार सिंह जी यहीं रहते हैं ना? उसके दोबारा पूछने के बावजूद उस औरत ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज उस औरत को सुनाई ही नहीं दे रही हो। ये सब क्या हो रहा है? ये सुन क्यों नहीं रही? राजवीर कुछ सोचकर उस औरत के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ओह माय गॉड, मैंने दिखाई नहीं दे रहा, ना ही मुझे सुन सकती है। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? उसने एक दूसरे घर के सामने खड़े एक आदमी के पास जाकर भी चेक किया, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। मुझे खुद ही करतार सिंह जी का घर ढूंढना होगा। यही सोचकर वो खुद ही गांव में आगे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर वो एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास पहुंचा जिसके पास भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। मंदिर में घंटियां बज रही थी। उन घंटियों की आवाज सुनते ही उसका सिर चकराने से लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कानों में हथौड़े मार रहा है। अगले ही पल एक बार फिर उसके कानों में वही जाना पहचाना सा लोगों का शोर सुनाई देने लगा। शिवा, जोर से पटक उसको। अरे पटक ना, अगर तूने इसे धूल चटा दी तो आज मेरी भैंस का 2 लीटर ताजा दूध निकाल कर पिलाऊंगा तुझे। राजवीर के कानों में आवाज गूंज रही थी जिससे वो चौंक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। धुंधली सी यादों में अखाड़े में अपने सामने उसे लगभग 30 साल का आदमी दिखाई दिया। उसकी बड़ी बड़ी काली मूंछें थी और वही उसे ये सब बोल रहा था। उसने जोर से सिर झटका तो वो आवाजें और सीन एकदम से गायब हो गया। राजवीर ने वापस सामने देखा तो उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो दूध की बाल्टी लिए पीपल के पास खड़ा था। उसकी पीठ राजवीर की तरफ थी। उसके साथ ही एक और 40-45 साल का आदमी खड़ा था। अरे पालम चाचा, आज फिर आप दूध लेकर आ गए? पिछले 30 सालों से यही कर रहे हो, अब तो बंद कर दो। उस आदमी ने दूध की बाल्टी लेकर पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ रहे पालम सिंह से कहा, लेकिन पालम सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे चाचा, सुनाई देना भी बंद हो चुका है क्या? क्यों ये 10 लीटर दूध ऐसे ही यहाँ पीपल पर उड़ेल कर बर्बाद करते हो? इसे डेयरी पर पहुंचा दिया करो, 2-4 पैसे बनेंगे। तुम जाकर अपना काम करो रामनिवास। मैंने तुम्हें एक रोज पहले भी कहा था कि इस दूध पर शिवा का हक है, फिर भी क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? राजवीर को उस आदमी की आवाज सुनाई दी तो वो भी शिवा का नाम सुनकर चौंक गया। शिवा? अरे चाचा, ऐसे दूध उड़ेलने से शिवा नहीं आने वाला। इतना दूध अगर आप गांव के दूसरे पहलवानों को पिलाते तो आज तक कोई दूसरा शिवा बनकर तैयार हो जाता और फिर वो उन उदयवाड़ों के पहलवानों को ऐसे पटकने देता कि साले याद रखते। रामनिवास की बात सुन पालम सिंह ने गुस्से में उसकी तरफ मुड़ा। राजवीर ने जब पालम सिंह की शक्ल देखी तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। वो वही आदमी था जो उसको यादों में शिवा को दूध ऑफर कर रहा था। बस अंतर इतना था कि राजवीर की यादों में वो 30-35 साल का लग रहा था और अभी उसकी दाढ़ी बाल काफी सफेद हो चुके थे। तभी राजवीर को उसकी गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। चुप करो तुम। अगर मैं अपनी 5 भैंसों का दूध भी दूसरों को पिला दूं तो भी कोई दूसरा शिवा तैयार नहीं हो सकता। शिवा एक ही था और तुम्हें शायद पीपल बाबा की बात याद नहीं। उन्होंने हमसे कहा था कि शिवा आएगा, उसका पुनर्जन्म होगा और अब वो आने वाला है। अब उसके आने का वक्त हो गया है। मैं ऐसा कुछ नहीं होगा चाचा। होगा, और ये दूध मैं यहाँ इसीलिए चढ़ा रहा हूँ क्योंकि शिवा तैयार हो रहा है। पीपल बाबा ने कहा था कि मेरी मांगी गई इच्छा पूरी हो जाएगी अगर मैं इस पीपल के पेड़ में 30 सालों तक दूध चढ़ाऊंगा। और जिस दिन शिवा आएगा उस दिन के बाद ये दूध मैं पीपल के पेड़ को चढ़ाने के बजाय शिवा को पिलाऊंगा ताकि वो हमारा बदला ले सके। ये पालम चाचा सटिया गए, भला ऐसे भी कोई आता है? पालम सिंह की बात पर रामनिवास बड़बड़ाते हुए वहां से दूसरी तरफ चला गया। वहीं पालम सिंह ने दूध की बाल्टी को पीपल में उड़ेल दिया। उसने कुछ देर हाथ जोड़े। हे पीपल देव, आप तो अच्छे से जानते हैं कि मेरी क्या इच्छा है। ऐसे में अब और इंतजार मत करवाइए, जल्दी से हमारे शिवा को हमारे पास भेज दीजिए। अब और इंतजार नहीं होता। करतार चाचा हर साल बसंत पंचमी के दिन उदयवाड़ा के पहलवानों की जूतियां धो धो के पानी पीने की वो गंदी परंपरा निभाते निभाते थक चुके हैं। अब उन्हें और जलील मत होने दीजिए। ये बोलते बोलते अचानक से वो रो पड़ा। आखिरकार कुछ देर रोने के बाद उसने पीपल के पेड़ के आगे माथा टेका और बाल्टी उठाकर एक तरफ आ गया। कई दिन हो गए हैं, सुना है करतार चाचा बीमार है। क्यों ना आज उनका हालचाल पूछने के लिए उनके घर चला जाऊं, उन्हें भी मुझसे मिलकर अच्छा लगेगा। बड़बड़ाते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ा उसके बगल में खड़े राजवीर के कान खड़े हो गए। करतार चाचा, कहीं वही जमींदार करतार सिंह तो नहीं जिसके बारे में अक्सर मेरे सपने में वो शिवा जिक्र करता है? वो उसके ही तो पिता है। इट मींस अगर मैं इस आदमी के पीछे उनके घर जाता हूँ तो फिर मुझे पक्का मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगले ही पल राजवीर उस आदमी के पीछे हो गया। इस दौरान वो नहीं जानता था कि क्या उसके सवालों के जवाब उसे मिल जाएंगे या नहीं। यही नहीं, उस वक्त तो वो ये भी नहीं जानता था कि आखिर सहारनपुर के लोग उसे देख या सुन क्यों नहीं पा रहे हैं। वो बिना इन सब के बारे में सोचे तुरंत पालम सिंह के पीछे हो गया। पालम सिंह बड़ी तेजी से सहारनपुर की गलियों से होता हुआ चौराहे की तरफ जाने लगा। उसके ठीक पीछे पीछे ही राजवीर चल रहा था। रास्ते में कई लोग बैलगाड़ियों में खेतों से घास भरकर ले जा रहे थे। राजवीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई 70s की फिल्म देख रहा हो। सब कुछ कितना खूबसूरत था। ऐसा नहीं था कि उदयवाड़ा गांव में भी बैलगाड़ियां नहीं थीं, लेकिन वहां के खेत उसे बंजर नजर आए थे और यहाँ सब कुछ बेहद खूबसूरत था। गांव के अधिकतर मकान पक्के और साफ सुथरे थे। कुछ ही देर में पालम सिंह मुख्य चौराहे के पास मौजूद मिठाई की दुकान के पास से गुजरा। तभी राजवीर की उस मिठाई की दुकान पर नजर पड़ी। जाखड़ स्वीट्स। अचानक से उस दुकान को देखते ही एक बार फिर राजवीर को अपने दिमाग में झटका सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग उसे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म दिखा रहा है। अरे शिवा, ठहरो तो, आज मंगलवार है, जरा लड्डू तो खाते जाओ। अरे चाचा, आप तो अच्छे से जानते हैं ना मैं मीठा नहीं खाता।
कब से बंद कर दिया तुमने? बचपन में तो रोज मेरी दुकान पर दौड़े दौड़े आते थे और बोलते थे कि मुझे लड्डू खिलाओ। देखो तो कितने अच्छे लड्डू बनाए हैं मैंने। आजकल तो खाता भी नहीं है तू। हरिराम चाचा ने बड़े प्यार से कहा तो शिवा उनकी तरफ बढ़ा। चाचा अब आपसे कैसे माना, मन तो बहुत करता है लड्डू खाने का, लेकिन मेरी इच्छा अब इस गांव की शान से बड़ी नहीं हो सकती। मैं लड्डू खाऊंगा, लेकिन आज नहीं। उस दिन जब मैं उदयवाड़ा के कुंवर सूरजभान सिंह को कुश्ती में पछाड़ दूंगा, जब उसका घमंड चकनाचूर कर दूंगा, तब बेशक आप मुझे एक लड्डू की जगह 1 किलो खिला देना, लेकिन आज नहीं। पर आज तो मंगलवार है, हनुमान जी के नाम का ही खा ले, उनका आशीर्वाद समझकर। ठीक है, लेकिन केवल इस बार ही खाऊंगा, आगे से नहीं। आप अच्छे से जानते हैं ना मैं डाइट पर हूं। ये कहते हुए उसने लड्डू खाया और आगे बढ़ गया। इधर तभी राजवीर को फिर से अपना दिमाग हल्का सा लगने लगा। उसने गौर से उस दुकान की तरफ देखा तो दुकान तो वही थी, लेकिन अब उसका हुलिया बदल चुका था। वो अब कच्चे से पक्की बन चुकी थी और जिस हरिराम चाचा के बाल उसे कुछ देर पहले काले नजर आ रहे थे, अभी वो सफेद दिख रहे थे। मतलब वो आदमी बूढ़ा हो चुका था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे इतना अजीब लग रहा है और ये लोग मुझे देख क्यों नहीं पा रहे, क्यों मुझसे बात नहीं कर पा रहे? वो यही सब सोच रहा था कि तभी अचानक से उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। अरे पालम, कटे जा रही हो तू? कुछ नहीं भाई, वो करतार चाचा से मिले हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, सोचा अभी उनसे मिल लूं। अच्छा ठीक है, जाओ भाई। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गया। वहीं इधर राजवीर को अचानक से एहसास हुआ कि उसे करतार सिंह के घर जाना है। मैं भूल कैसे गया, मुझे पालम का ही पीछा करना है। मन ही मन फुसफुसाते हुए वो उसके पीछे हो लिया। कुछ ही देर में पालम सिंह मुख्य चौराहे से होता हुआ आगे बढ़ गया। अब वो पतली गलियों से होते हुए सहारनपुर के चूड़ी बाजार में घुस गया था। राजवीर जैसे ही चूड़ी बाजार में पहुंचा, एक बार फिर वो जगह भी उसे जानी पहचानी सी लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पहले वो कभी उस जगह आ चुका है। ये सब देख उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन वो बिना ज्यादा सोचे आगे बढ़ता जा रहा था। उसका दिमाग उसे अजीब अजीब सी चीजें दिखा रहा था, वो उनका मतलब भी नहीं समझ पा रहा था। कुछ ही देर में उसने देखा पालम सिंह उस गली से दूसरी गली में मुड़ा है। राजवीर तेज तेज कदमों से उसका पीछा कर रहा था। क्या जमींदार करतार सिंह का घर इतनी दूर है? वो मन ही मन फुसफुसाया। तभी आगे बढ़ने पर उसे गली में कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आए। जिस गली में वो चल रहा था वो गली भी अब उसे जानी पहचानी सी लग रही थी। अचानक से उसके कानों में एक बार फिर किसी औरत की आवाज सुनाई दी। शिवा, ओ शिवा, हाँ माँ। जल्दी से घर आ जा, खाना बन गया है। कितनी देर दोस्तों के साथ घूमेगा, जल्दी आ। एक बार फिर उसके कानों में जैसे ही ये अजीब सी बातें गूंजी, उसके कदम अपने आप रुक गए। उसका दिमाग एक बार फिर उसे फिल्म से दिखाने लगा, जिससे उसका सिर घूमने लगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? Anyway, मुझे पालम सिंह का पीछा करना ही होगा। वो यही सोचकर पालम सिंह के पीछे जाने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे सामने एक बड़ी सी कोठी नजर आई, जो दिखने में उसे काफी जानी पहचानी सी लग रही थी, मानो उस कोठी से उसका अस्तित्व जुड़ा हुआ हो। एक बार फिर उसका दिमाग घूमने लगा, लेकिन ज्यादा ध्यान दिए बिना वो तेजी से कोठी के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुझे मेरे सवालों के जवाब जमींदार करतार सिंह से ही मिल सकते हैं। आखिर मैं भी तो देखूं वो है कौन। मन ही मन बड़बड़ाते हुए उसे जैसे ही कोठी की दहलीज पर पांव रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वीर, वीर उठो। अचानक से राजवीर को झटका सा महसूस हुआ। वो अपने बिस्तर से चौंक कर खड़ा हुआ तो अपने सामने आरोही, उसकी माँ और रूपा को देखकर वो दंग रह गया। आप लोग? हाँ बेटा, क्या हुआ था तुम्हें? आरू तुम्हें कब से उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम उठे ही नहीं। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आरोही की माँ ने राजवीर के माथे को छूते हुए पूछा। वहीं दूसरी तरफ राजवीर पूरी तरह से कांप रहा था। वो पसीने से लथपथ हो चुका था। उसने अपनी आंखें मली और एक बार फिर खिड़की की तरफ देखा तो सूरज पेड़ों में से झांक रहा था। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। 9 बज चुके हैं बेटा। रूपा ने तुम्हें पहले 7 बजे आवाज दी, फिर जब तुम नहीं जगे तो आरोही को बोला। आरोही तुम्हारे कमरे में आई, लेकिन तुम्हें सोया हुआ पाके वो वापस चली गई। हाँ, मुझे लगा था तुम अच्छे से सो रहे हो तो सोने देती हूँ, लेकिन 9 बज गए और इतना पुकाने पर भी जब नहीं जगे तो मैं डर गई। तुम ठीक तो हो ना वीर? आरोही की आंखें भर आई थी। वहीं राजवीर अब भी ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर वो तो सहारनपुर में था ना, तो फिर यहाँ कैसे आ गया? इसका मतलब ये उसका सपना था जहाँ वो ये सब सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो सब उसे यूं देख रहे थे मानो वो कोई एलियन हो जो दूसरे ग्रह से आया हो। राजवीर अब भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी आरोही ने उसे गले से लगा लिया। वीर, पता नहीं क्यों आजकल तुम थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगे हो। कहीं उस लड़की ने तुम्हें कुछ कर तो नहीं दिया ना? आरोही बहुत परेशान लग रही थी। आखिरकार राजवीर ने जब खुद को नॉर्मल महसूस किया तो उसने आरोही को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। वो आरू क्या है ना कि मैं कल देर से सोया था और यहाँ का मौसम इतना ठंडा है कि दिल्ली के मुकाबले यहाँ अच्छी नींद आती है, बस इसी वजह से। अच्छा ठीक है, समझ गई, लेकिन तुम अपना ख्याल रखो। चलो मैं फ्रेश होके आता हूँ, तब तक आंटी आप मेरे लिए कॉफी बनवा दोगी? हाँ क्यों नहीं बेटा, चलो आरू। जी मम्मी। आरोही की माँ के कहने पर आरोही और उसकी माँ कमरे से बाहर चली गई। वहीं रूपा अब भी उसे अजीब तरह से देख रही थी। हालांकि कुछ देर तक उसे तकने के बाद वो भी उनके पीछे पीछे चली गई। ये क्या था? आखिर कल रात को मुझे इतना अजीब सपना कैसे आया? ऐसा क्यों लग रहा था मुझे जैसे मैं किसी पैरेलल यूनिवर्स में चला गया था। यही सब सोचते सोचते वो बाथरूम में गया। उसने नल ऑन किया और मुंह धोने लगा। इस दौरान उसे हर वो बात याद आ रही थी जो उसने सपने में देखा था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर कोई सपना इतना क्लियर कैसे हो सकता है। इवन वो तो सपने में अपने दिमाग के उस खेल को महसूस कर पा रहा था जिसे वो अक्सर तभी महसूस करता है जब वो जाग रहा होता है। ये सब सोचने के दौरान अचानक से उसके दिमाग में उस लड़की का ख्याल आया। उफ, और उस लड़की ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। कैसे वो मेरे सपने में आई? मैंने तो उसे अपने सवालों के जवाब जानने के लिए बुलाया था और उसने तो उल्टा मुझे और ज्यादा उलझा दिया है। आखिर क्यों मैं जमींदार करतार सिंह के घर के अंदर नहीं जा सका? इसके पीछे क्या हो जाए? एक बार फिर राजीव अपने ही सवालों में उलझ कर रह गया। उसकी वो आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी कि उसके सवालों के जवाब वो लड़की दे देगी, लेकिन उसने तो उसे और ज्यादा उलझा दिया था। ऐसे में वो नहीं जानता था कि आखिर उसके सवालों के जवाब कौन देगा। राजवीर का दिमाग घूम चुका था। उसने अपने आप को शांत करने के लिए शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। पानी जैसे जैसे उसके सर पर गिर रहा था वैसे वैसे एक बार फिर उसी सपने के बारे में वो सोचने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे वो अपने सवालों का जवाब हासिल करे। इसी जिद्दोजहद से गुजरते हुए उसने शावर बंद किया। अपने बालों का पानी हाथों से झाड़ते हुए वो बाथरूम में लगे मिरर की तरफ घुमा। खुद को मिरर में देखते ही उसकी नजर अपने सीने पर बने उस ओम के सिंबल पर पड़ी, जो उसके कोरे रंग की स्किन पर गहरे काले रंग में चमकता हुआ सा दिख रहा था। अनायास ही उसका हाथ उस सिंबल पर पहुंच गया। जैसे ही उसने उसे छुआ तो उसे अपने सपने में सहारनपुर गांव में पीपल के पास वाले मंदिर की याद आ गई और साथ ही एक ख्याल उसके जहन में बैठ गया। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की ने जानबूझकर मुझे सहारनपुर गांव का सीन दिखाया हो? कहीं वो ये तो नहीं कहना चाहती कि मैं खुद सहारनपुर गांव में जाकर देखूं? वो ये सोचते हुए चिढ़ उठा। एक तो ये लड़की, मैंने साफ बोला था कि मुझे क्लियर बताए, लेकिन फिर भी कुछ सीधा नहीं बताना है। अब आपको क्लियर हिंदी में नहीं मालूम क्या मतलब? वैसे तो बड़ी शानी बनती हो। पर अगले ही पल फिर से उसका ध्यान अपने ख्याल पर लौटाया। वो मंदिर, वो पीपल और वो क्या नाम था? हाँ, पालम सिंह। वो सब मुझे सपने में दिखाई थी, लेकिन वो पालम सिंह का चेहरा तो पहले से ही मुझे याद था। कैसे? उस पालम चाचा की उम्र 30 के आसपास थी और ये 60 के लगभग। मतलब अब मुझे सच में सहारनपुर जाकर चेक करना चाहिए कि ये सब वहाँ है या नहीं। अगर ये पालम सिंह, जाखड़ स्वीट्स वाला हरिराम और वो चूड़ी मार्केट मुझे वैसे का वैसा दिखा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वो लड़की जो कहती और जो दिखाती है वो सच है। फिर शायद शिवा के बारे में भी मुझे पता चल जाए। राजवीर ने मन ही मन डिसीजन ले लिया था कि अब उसे सहारनपुर में जाकर चेक करना है।
उसे उदयवाड़ा का तो पता था, लेकिन सहारनपुर गांव की सच्चाई अभी भी पूरी तरह से छुपी हुई थी। सभी चीजों को सुलझाने के लिए उस गांव के बारे में जानना भी जरूरी था। यही वजह थी कि अब उसका मन काफी हद तक शांत हो चुका था। एक दिन बीत चुका था जहां अघोरी बाबा की सेहत अच्छी न होने के चलते वो कल हवेली नहीं आ पाए थे। वहीं राजवीर को भी सहारनपुर जाने का मौका नहीं मिल पाया था। उसने भले ही जाने का सोच लिया था, पर यह भी सच था कि आरोही के घर वाले उसे सहारनपुर जाने की परमिशन किसी भी हाल में नहीं देने वाले थे। इसलिए ये काम उसे सबसे छिपकर ही करना था और वो बस एक मौके की तलाश में था। खैर, इस वक्त राजवीर, आरोही और उसकी पूरी फैमिली के साथ गांव के उसी मंदिर वाले कमरे के बाहर मौजूद था, जहां फिलहाल अघोरी बाबा रह रहे थे। शाम के 4 बज रहे थे और आसपास काफी शांति भी थी। सभी लोग अघोरी बाबा के सामने बैठे हुए उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे। राजवीर, तुम ठीक तो हो ना? क्षमा करना, उस दिन से मैं तुमसे मिल ही नहीं पाया। अरे नहीं बाबा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं ठीक हूँ वैसे। राजवीर ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। तुम सच कह रहे हो ना? देखो, वैसे लगता तो नहीं, मगर फिर भी हम सबसे ज्यादा तो तुम्हें ही मालूम होगा, इसलिए एक बार पूछ लेना सही लगा मुझे। किस बारे में? राजवीर की आंखें सिकुड़ गई थी। बाकी सभी अघोरी की बात समझने की कोशिश कर रहे थे। यही कि सच में कल्कि ने तुम्हारे साथ कुछ, मतलब समझ रहे हो ना? उसने पूछा तो राजवीर ने नाम ही सिर हिला दिया। नहीं बाबा, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे साथ कुछ हुआ है। मुझे नहीं लगता कल की मेरे पास आई भी होगी। वैसे भी अगर वो मेरे साथ रहती तो दादा को कैसे मारती? हाँ चलो, ये तो अच्छी बात हुई है, लेकिन बाबा अब तो सोमवती अमावस्या बीत चुकी है, उसकी शक्तियां भी बढ़ चुकी होंगी। अब शायद कल की हम पर और भी ज्यादा भारी पड़ेगी। तो आपने क्या सोचा है, हम अब क्या करेंगे? ठाकुर सूरजभान सिंह के दिमाग में किसी भी और चीज से ज्यादा यही बात रहती थी कि कल्कि को कैसे रोका जाए। तुम चिंता मत करो ठाकुर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब? अघोरी की बात पर राजवीर ने उसकी ओर सवालिया नजरों से देखा। मतलब ये राजवीर कि भले ही सोमवती अमावस्या बीत चुकी है, लेकिन कल्कि को इसका कोई लाभ नहीं मिला है, उसकी शक्तियां नहीं बढ़ी हैं। और इसका कारण ये है कि वो तुम्हारे साथ संभोग नहीं कर पाई थी। तो मतलब वो अभी पहले जैसे ही है? हाँ आरोही, अगर वो राजवीर को शारीरिक तौर पर प्राप्त कर लेती तो उसकी शक्तियां जरूर बढ़ती। अब क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं पाया तो वो वैसी ही है। उसकी बात पर जहां बाकी सबके चेहरे पर राहत के भाव आ गए थे, वहीं आरोही कुछ परेशान हो गई थी। लेकिन बाबा, अगर कल का मकसद पूरा नहीं हुआ है तो इसका मतलब तो ये भी होगा कि वो इस वक्त काफी गुस्से में होगी। ऐसे में कहीं वो फिर से राजवीर को पाने की कोशिश तो नहीं करेगी? आरोही ने चिंता जताई तो राजवीर और बाकी लोग भी सोच में पड़ गए। तुम्हारा डर सही है बेटा, वो ऐसी कोशिश जरूर कर सकती है। इसलिए राजवीर, मेरी तुम्हें सलाह है कि तुम अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखो। अभी के लिए गांव से बाहर जाने के बारे में ना सोचो तो अच्छा होगा। लेकिन बाबा, राजवीर आखिर कब तक ऐसे चिपका रहेगा? कल्कि के डर से हम अपनी जिंदगी जीना ही बंद कर दे क्या? अभी और कर भी कह सकते हैं, आप ही बताइए। हम हाथ पर हाथ धरे कल्कि के हमले का इंतजार तो नहीं कर सकते ना बाबा। मेरे विचार में तो हमें इस बार पलटवार की जगह खुद ही कल्कि पर वार करना चाहिए। क्या आप ऐसी कोई योजना नहीं बना सकते? सहल कंवर की बात सुनकर सभी लोगों की आंखों में चमक आ गई। उन्हें भी सहल कंवर की बात सही लग रही थी, पर तभी अघोरी ने इनकार में सिर हिला दिया। ठकुराइन, आपका सोचना तो सही है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए होगा। साफ शब्दों में कहूं तो मैं अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ। ऐसे में मैं ज्यादा देर ध्यान भी नहीं लगा पाता। इसलिए इस विचार पर आगे बढ़ने के लिए मुझे कुछ समय दीजिए। तब तक आप सब बस अपना ध्यान रखिए। वो लोग अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ अंदर आया। राजवीर भैया, राजवीर भैया! क्या हुआ? ऐसे क्यों आ रहे हो और क्या काम है तुम्हें राजवीर से? ठाकुर साहब, वो राजवीर भैया के मम्मी पापा यहाँ हमारे गाँव आए हुए हैं। क्या मेरे मम्मी पापा? अचानक से जैसे ही राजवीर को इसका पता चला कि उसकी मम्मी पापा उससे मिलने उदयवाड़ा में आए हैं, वो सकपका सा गया। यही हाल वहां मौजूद बाकी सभी लोगों का था। हाँ भैया, वो आपके बारे में पूछ रहे थे, तो मैं उन्हें हवेली में बिठा कर आया हूँ। राजवीर, क्या तुमने अपने मम्मी पापा को यहाँ बुलाया था? नहीं तो अंकल, मैं खुद हैरान हूँ कि वो यहाँ कैसे, और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया था। राजवीर भी अचानक से परेशान हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके मम्मी पापा यहाँ क्यों आए हैं। वहीं आरोही के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ चुकी थीं। राजवीर, मुझे लग रहा है उन्हें पता चल गया है कि तुमने उनसे झूठ बोला है, शायद इसीलिए वो यहाँ आए हैं। अब अगर उन्हें कल्कि के बारे में पता चल गया तो ओह गॉड। आरोही की बात सुन सब परेशान हो उठे। राजवीर को खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उनके सवालों का सामना कैसे करेगा। वो जानता था कि वे दोनों उसे कितना प्यार करते हैं। ऐसे में अगर उन्हें ये पता चल गया कि वो उदयवाड़ा में उस भयानक चुड़ैल कल्कि का सामना करने के लिए रुका हुआ है, तो फिर क्या वो लोग राजवीर को वहां छोड़ेंगे?